हाँ, हेलो हेलो हेलो। मेरी इसके बाद भी क्लास है इसी में? सही बताओ। मेरी लास्ट इसके बाद मेरी ही क्लास है? क्यों? हाँ, ठीक है। कंटिन्यूअस पढ़ लेंगे। हाँ हाँ, ठीक है। चलो स्टार्ट। हाँ भाई, क्या क्लास लेट छूटी है क्या? कितने बजे? 10 पे छूटा है? क्यों? तुम लोग पीछे वाले शोर मचाना चालू किया करो जैसे ही 10 बज जाए, ठीक है? क्लास लेट करने का अधिकार सिर्फ मुझे है। चलो भाई, तो हम लोग पढ़ रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना? और स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के आपने 4 5 6 पॉइंट लिखे थे, 8 पॉइंट लिख लिए थे, बहुत बढ़िया। तो 8 पॉइंट को एक बार दोबारा से दिमाग में भरते हैं। एक्सप्लेन नहीं किया होगा ना, मैंने खाली लिखवाया था। एक्सप्लेन कर देते हैं, और एक्सप्लेन करने के बाद उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मजे आ जाएंगे, भी क्वेश्चन करेंगे, है ना? आज जब अच्छा अच्छा एरोमेटिसिटी उसके बाद पढ़ने वाले, फिर काउंटिंग ऑफ आरएस पढ़ेंगे, है ना? पहले ये, फिर एरोमेटिक मिला के काउंटिंग हो जाता है। और जब काउंटिंग खत्म होगा तो अगर मौका मिला तो मीजोमेरिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? मौका नहीं आएगा ऐसा। चलिए देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। कल भी दो है, परसों भी दो है। कल मेरी तबीयत खराब कर लूं क्या मैं अपना, है ना? समोसा ऑर्डर कर दें? वो देते नहीं है यार, क्या फायदा आया। रूल्स फॉर स्टेबिलिटी, अच्छा ध्यान दो, बैठो जल्दी बैठो, फटाफट। अब एक वर्ड लिखता हूं मैं, एक वर्ड से आपके पास, जैसे हमने कल पढ़ा था डॉग, फिर पढ़ा था डीओ, तो डॉग और डीओ से पूरा क्यूमुलिन और स्पाइरो फिनिश हो जाएगा, है ना? वैसे ही एक वर्ड है जिससे पूरा स्टेबिलिटी ऑफ द आरएस के क्वेश्चन हो जाएंगे, पूरे सारे। तो अभी एक एक करके हम करेंगे। एक वर्ड है जिसका नाम है पीसी पीओ सीईडी। ये एक वर्ड है जिससे पूरा स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका इससे हो जाएगा, पीओसीईडी। अब ये पीओसीईडी क्या है ना? पीसीओडी आपने सुना था, ये पीओसीईडी क्या आ गया? तो देखो ध्यान से, पीओसीडी रूल ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जो आप हर जगह आप पढ़ेंगे वो पीओसीडी पढ़ेंगे। पीओसीडी में पी क्या है ना? पीओसीडी का जो पी है वो पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। पीओसीडी का जो पी है वो पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास दे दिया जाएगा 4 5, और फिर पूछा जाएगा विच इज मोर स्टेबल। तो सबसे पहले आपको पाई बॉन्ड देख लेना है, मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी, खत्म कहानी। इससे ज्यादा आपको देखना ही नहीं होता। पहला रूल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डिफाइन करता है वो यही है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके पास ज्यादा पाई बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबल, बड़ी सिंपल कहानी, ठीक है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबल। पाई बॉन्ड के बाद अगर पाई बॉन्ड से सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर पाई बॉन्ड से सॉल्व नहीं हो, तभी आपको ओ मतलब ऑक्टेट के बारे में सोचना है। पी का मतलब पाई बॉन्ड, ओ का मतलब ऑक्टेट। अगर आपने सीक्वेंस बदला तो क्वेश्चन गलत होगा। सीक्वेंस सेम रखना है, पहले पाई बॉन्ड फिर ऑक्टेट। तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम,
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम, है ना, इज मोर स्टेबल। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें सारे एटम्स का कंप्लीट ऑक्टेट है, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तीसरा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम इज मोर स्टेबल। उसके बाद जब पाई बॉन्ड हो जाए, ऑक्टेट हो जाए, तो फिर आपको देखना है चार्ज। पीओसीडी का मतलब हो गया पहले पाई बॉन्ड, फिर ऑक्टेट, फिर चार्ज। चार्ज ये कहता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिस पे कोई भी चार्ज ना हो, न्यूट्रल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिस पे कोई भी चार्ज ना हो, उसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। एंड न्यूट्रल आरएस इज मोर स्टेबल देन चार्ज। एंड न्यूट्रल आरएस इज मोर स्टेबल देन चार्ज आरएस। जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल वाले। तो पीओसी हो गया। सी के बाद जब इससे भी सॉल्व ना हो, तब आपको जाना है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तब आपको जाना है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का रूल कहता है कि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर स्टेबल होगा एंड पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज स्टेबल एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव इज स्टेबल। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इज स्टेबल एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। पॉजिटिव चार्ज किस पर स्टेबल होगा? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर स्टेबल होगा। पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव इज स्टेबल। नेगेटिव चार्ज किस पर स्टेबल होगा? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे। पॉजिटिव चार्ज किस पर स्टेबल होगा? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे। हां, आप उसमें ऑर्डर नहीं था। अब देखो पीओसीडी इलेक्ट्रोनिगेटिव के बाद फिर आपको चेक करना है। डी का मतलब डिस्टेंस। डी का मतलब डिस्टेंस चेक करना है। डिस्टेंस क्या होता है? अगर सेम चार्ज अगर पास पास आ गए तो क्या रिपल्सन होगा? और सेम चार्ज अगर दूर दूर रहेंगे तो क्या रिपल्सन कम होगा? उसी तरह अगर अपोजिट चार्ज है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस पास में हो तो स्टेबल होगा, अट्रैक्शन होगा, और प्लस माइनस दूर हो गया तो अट्रैक्शन कम हो गया तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो डिस्टेंस ये कहता है कि अपोजिट चार्ज अगर आपके सामने रहे तो पास में होना चाहिए, दूर होना चाहिए? पास में होना चाहिए। अपोजिट चार्ज नियर टू ईच अदर। अपोजिट चार्ज अगर पास पास है तो क्या वो स्टेबल हो जाएगा? और अपोजिट चार्ज अगर दूर हो गए एक दूसरे से, फार अवे फ्रॉम ईच अदर, अपोजिट चार्ज एक दूसरे से जितना दूर रहे उतना ही अच्छी बात है, स्टेबल होगा। सेम चार्ज पास में होगा, अट्रैक्शन होगा, स्टेबल होगा। अपोजिट चार्ज पास में होगा, अट्रैक्शन होगा, स्टेबल होगा। सेम चार्ज जितना पास में रहेगा रिपल्सन हो गया, अनस्टेबल हो जाएगा। सेम चार्ज को दूर रखना पड़ेगा। ये ऑलरेडी लिखा रखा था, बस एक बार आपको ऑर्डर बनवा रहा हूं। स्टेबिलिटी ऑफ द आरएस के क्वेश्चन आए, आपको पीओसीडी सोचना है। सबसे पहले पाई बॉन्ड सोचना है, फिर ऑक्टेट सोचना है, फिर चार्ज सोचना है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोचना है, फिर डिस्टेंस सोचना है। इसी ऑर्डर में आप सोचेंगे तो क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे। पीओसीईडी, पाई बॉन्ड, ऑक्टेट, चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डिस्टेंस। ठीक है। इसके बाद इन क्वेश्चन से आपके पास 90% क्वेश्चन हो जाएगा, बट 10% क्वेश्चन में फिर भी दिक्कत रहेगी। 10% क्वेश्चन के लिए 3 और लाइन है, वो लिख लीजिए। ये जनरल आपके पास सब लोग पढ़ा देंगे, आ जाएगा आपके पास, जनरल क्वेश्चंस हो जाएंगे। बट जो कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं स्टेबिलिटी ऑफ द आरएस के, वो आएंगे 3 स्पेशल पॉइंट्स। 3 स्पेशल पॉइंट्स आप लिखोगे। पहला स्पेशल पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे देख लो एक बार। पहला स्पेशल पॉइंट है, मान लो आपके पास, बोर्ड पे देखना, मान लो आपके पास 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रेजोनेंस है। यहां पे 6 कार्बन का रेजोनेंस दिख रहा है बोर्ड पे सबको? अच्छा, मैंने 6 कार्बन का रेजोनेंस और बना दिया, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। तो देखो ध्यान से बोर्ड पे, क्या यहां पे 6 कार्बन में रेजोनेंस हो रहा है, और वो भी लीनियर रेजोनेंस हो रहा है क्या? एक लाइन में रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन यहां पे जो रेजोनेंस हो रहा है, तो क्या वो बेटा
क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तब तक स्टेबिलिटी आएगी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो क्या लीनियर में ज्यादा फ्लो हो रहा है एक साइड से, और क्रॉस में क्या टक्कर मार रहा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कम हो गया? लीनियर में ज्यादा फ्लो होगा, क्रॉस में कम फ्लो होगा, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? लीनियर ज्यादा स्टेबल होगा। ध्यान दीजिए, अगर अमाउंट ऑफ रेजोनेंस सेम है तब लीनियर कंजुगेशन या लीनियर रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन चार्ज, लीनियर रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन क्रॉस रेजोनेंस। फिर से ध्यान दीजिए, यहां भी 6 कार्बन का रेजोनेंस है, यहां भी 6 कार्बन का रेजोनेंस है। क्या अमाउंट ऑफ रेजोनेंस सेम आ गया? अगर अमाउंट ऑफ रेजोनेंस सेम आए तभी आप ये बोल सकते हो कि लीनियर रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन क्रॉस रेजोनेंस। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि यहां पे एक रेजोनेंस और बढ़ गया, अब कौन होगा स्टेबल? यहां पे ज्यादा रेजोनेंस है ना, ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल। अगर मैं बोलता हूं, इसको हटा दो, अगर मैं बोलता हूं इधर रेजोनेंस बढ़ा दो, तो मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल। जब तक रेजोनेंस सेम ना हो जाए तब तक आप लीनियर और क्रॉस कंपेयर नहीं कर सकते। रेजोनेंस, अभी देखो यहां पे 6 कार्बन का रेजोनेंस है, यहां पे कितने कार्बन का रेजोनेंस है? 8। तो मोर कार्बन मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी। लेकिन अगर दोनों साइड रेजोनेंस क्या हो? सेम हो, अब कौन स्टेबल है? लीनियर मोर स्टेबल देन चार्ज। जब तक रेजोनेंस सेम ना हो आप लीनियर और क्रॉस कंपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट है, 3 स्पेशल पॉइंट कि इफ अमाउंट ऑफ रेजोनेंस इज सेम, पहले देख लो, इफ अमाउंट ऑफ रेजोनेंस इज डिफरेंट। अगर अमाउंट ऑफ रेजोनेंस डिफरेंट है, पहले में 6 कार्बन दूसरे में 8 कार्बन का रेजोनेंस है, तो मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी। अगर अमाउंट ऑफ रेजोनेंस आपका डिफरेंट आ जाए, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल हो जाएगा। जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। बट अगर अमाउंट ऑफ रेजोनेंस सेम आ जाए कि दोनों में 6-6 कार्बन का ही रेजोनेंस हो रहा है, दोनों में 6-6 कार्बन का ही रेजोनेंस हो रहा है, तो क्या आपके पास लीनियर रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन क्रॉस हो जाएगा? लीनियर रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन क्रॉस रेजोनेंस। क्या 5 के फार अवे फ्रॉम ईच अदर? हाँ ना, ठीक है, अपोजिट चार्ज पास में होने चाहिए और सेम चार्ज दूर होने चाहिए। एक और अच्छा पॉइंट है कि अगर अमाउंट ऑफ रेजोनेंस सेम है, बोर्ड पे देखना, अगर अमाउंट ऑफ रेजोनेंस सेम है, मान लो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रेजोनेंस मैंने दे दिया, और मैंने दूसरा कंपाउंड बनाया जिसमें 6 कार्बन का रेजोनेंस ऐसे दिया हुआ है, विच इज मोर स्टेबल? रिंग वाला स्टेबल हो गया, क्योंकि वो एरोमेटिक बोला जाता है। क्यों? कभी आपने सोचा वाई? असर्शन रीजन पूछ दे कि भाई एरोमेटिक स्टेबल है, सबको पता है, वाई? सर्कल है तो रेजोनेटिव बनेगा, और सर्कल नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा? होगा क्या? इलेक्ट्रॉन यहां भी कंटिन्यूस मूव करते हैं भाई, लीनियर में कोई कंटिन्यूस मूव नहीं करेगा, ऐसा क्यों कहो? लीनियर नो, हट। और नॉर्मल सा लॉजिक देता हूं, 2 लॉजिक है, इसके 2 एक्सप्लेनेशन है। एक आपके सिलेबस का है, एक आपके सिलेबस के बाहर का है। तो सिलेबस वाला दिमाग में रखना और सिलेबस वाला दिमाग से बाहर कर देना, जो बाहर है वो बाहर कर देना। दिमाग से ध्यान दीजिए। अब बोर्ड पे देखो, क्या यहां पे 6 कार्बन का रेजोनेंस है और यहां भी 6 कार्बन का रेजोनेंस है, और मैंने बोला कि एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? ध्यान से, क्या आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होगे, फिजिक्स से इसका एक्सप्लेनेशन है, जो आपके उसमें एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है ये असर्शन रीजन में। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ये ज्यादा स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि क्या ये क्लोज सर्किट बना रहा है क्या, और क्या ये ओपन सर्किट है? तो ओपन सर्किट में फ्लो, करंट फ्लो थोड़ी होगा ओपन सर्किट में, लेकिन क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करंट फ्लो हो रहा होगा, और यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करंट फ्लो यहां पे कंटिन्यूअस हो रहा होगा। जो एक्सप्लेनेशन उधर से आया उधर से आया, बात एक ही है।
बट आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझो, क्या ये क्लोज सर्किट हो गया? क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और हो रहा है तो स्टेबल हो जाएगा। दूसरा, अब क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से स्टेबिलिटी क्यों आई? ध्यान दीजिए, आपने फिजिक्स में हल्का बहुत पढ़े लिखे होंगे कि भाई क्लोज सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ होता है, ओपन सर्किट में नहीं होता है। पढ़ा है ना? पढ़ा है क्या? मुझे भी पढ़ा देना। चलो इधर आओ। क्लोज सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ होता है, और इंड्यूस ईएमएफ डायामैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता है। आपके सिलेबस का बाहर है। इंड्यूस ईएमएफ डायामैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता है, और डायामैग्नेटिक क्या स्टेबल माना जाता है? डायामैग्नेटिक स्टेबल होता है ना, पेयर्ड हो जाता है, इसलिए स्टेबल है। तो आपके सिलेबस का वो नहीं है। आपके सिलेबस में क्या लॉजिक है? क्या ये क्लोज सर्किट बन रहा है? क्लोज सर्किट बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, पूरा होते रहेगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा, और यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कम होगा या नहीं होगा, इस वजह से अनस्टेबल हो गया। तो इसी बात को अब थ्योरी पॉइंट्स में लिख लेते हैं कि अगर अमाउंट ऑफ रेजोनेंस सेम है, इफ अमाउंट ऑफ रेजोनेंस इज सेम, अगर आपके पास अमाउंट ऑफ रेजोनेंस सेम होने वाला है तो क्या हो जाएगा? इफ अमाउंट ऑफ रेजोनेंस इज सेम, देन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल कंपाउंड। अभी एरोमेटिसिटी आज ही पढ़ने वाले हैं। एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल कंपाउंड। 2 पॉइंट आ गए। लीनियर स्टेबल होगा, देन क्रॉस, एरोमेटिक स्टेबल होगा, देन नॉर्मल। अगर मान लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग है, अगर मान लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग अगर आ रहा है, तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बेंजीन जैसा रिंग ज्यादा पाया जाए वो ज्यादा स्टेबल होगा। स्ट्रक्चर हैविंग मोर बेंजीनोइड फॉर्म इज मोर स्टेबल। जैसे बोर्ड पे देखो, क्या ये आपके पास 3 बेंजीन अगर मैं बना दूं तो क्या ये एंथ्रासीन होता है? एक ये मैं बना सकता हूं एंथ्रासीन। मैं इसी एंथ्रासीन का दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी तो बना सकता हूं। दोनों ये। अब देखोगे क्या यहां पे एक ही रिंग है जो बेंजीन जैसा दिख रहा है? क्या यहां पे ये वाला बेंजीन रिंग है, और क्या ये भी बेंजीन रिंग आ रहा है? 2 बेंजीन रिंग है ना। तो बेंजीन जैसे दिखने वाले रिंग को बेंजीनोइड रिंग बोलते हैं। बेंजीन जैसे दिखने वाले रिंग को बेंजीनोइड रिंग देखते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें ज्यादा बेंजीनोइड रिंग्स हो वो ज्यादा स्टेबल बोले जाते हैं। स्ट्रक्चर्स हैविंग मोर बेंजीनोइड रिंग्स आर मोर स्टेबल। अभी इसका क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर हैविंग मोर बेंजीनोइड रिंग्स आर मोर स्टेबल। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें स्ट्रक्चर हैविंग मोर बेंजीनोइड रिंग्स आर मोर स्टेबल। स्ट्रक्चर हैविंग मोर बेंजीनोइड रिंग्स आर मोर स्टेबल। सिंपल कहानी है। चलो देखो, आपके पास कोई भी स्टेबिलिटी ऑफ द आरएस के क्वेश्चन है, कर लेना। इन्हीं 8 पॉइंट से होगा, बाहर कोई इसके अलावा कोई और रूल नहीं लगता है आपके, जहां तक सिलेबस की कंसर्निंग बात है। इन 8 पॉइंट से बाहर एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं। ठीक है। सबसे पहले आपके पास पाई बॉन्ड आएगा, फिर ऑक्टेट कंप्लीट आएगा, फिर चार्ज आएगा, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा, फिर डिस्टेंस आएगा। उसके बाद लीनियर मोर स्टेबल देन क्रॉस, और दूसरा फॉर्म है आपके पास कि बेंजीन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक या नॉर्मल कंपाउंड जिसको बोल दीजिए आप। और बाद बाकी लास्ट वाला ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर ज्यादा दिखे ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब इसके क्वेश्चन करने हैं। मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो हैं वो आपका बहुत आसान है, वो सिंपल पाई बॉन्ड देख के हो जाता है मेजॉरिटी क्वेश्चन। इसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके बनते नहीं है, मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके इससे हो जाता है। बट आपको जो दिक्कत आएगा वो ऑक्टेट कंप्लीट में होगा। आपको जो दिक्कत आएगा वो ऑक्टेट कंप्लीशन में आएगा। आइए देखते हैं ऑक्टेट कंप्लीट चेक करना। करें आगे क्वेश्चंस। पीओसीईडी ये याद रखेंगे, इसी से सारा क्वेश्चन होगा। पाई बॉन्ड, ऑक्टेट, चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिस्टेंस, पीओसीईडी।
पाई बॉन्ड, ऑक्टेट, चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डिस्टेंस। करे क्वेश्चंस? बस पीओसीडी अभी आप देख लो। अब बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, क्या आप सबसे पहले वाले स्ट्रक्चर में, क्या यहां पे आपको 2 पाई बॉन्ड दिख रहा है और क्या यहां पे 1 पाई बॉन्ड दिख रहा है? तो मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी, रूल नंबर 1 से आसान क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्या पाई बॉन्ड का नंबर सेम है? क्या 1 पाई बॉन्ड वहां भी, 1 पाई बॉन्ड यहां भी है? अगर पाई बॉन्ड सेम आ गया तो क्या ऑक्टेट चेक करोगे? आ जाओ ऑक्टेट चेक करते हैं। क्या इस ऑक्सीजन के पास इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? तो इसको लिख दो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और जब भी आपको न्यूट्रल कार्बन दिख जाए, जब भी आपको न्यूट्रल कार्बन या नेगेटिव चार्ज कार्बन दिख जाए, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जब भी न्यूट्रल कार्बन हो जाए या नेगेटिव चार्ज कार्बन हो, हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जब कार्बोकेटाइन बन रहा हो तो ऑक्टेट इनकंप्लीट होता है। आइएगा, देखो यहां पे, क्या ये ऑक्टेट कंप्लीट है? न्यूट्रल है, ऑक्टेट कंप्लीट, न्यूट्रल ऑक्टेट कंप्लीट। नेगेटिव चार्ज ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या ये वाला न्यूट्रल है, ऑक्टेट कंप्लीट है? इस पे आइए, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इनकंप्लीट? इनकंप्लीट है। हे भगवान, भाई साहब फॉर्मल चार्ज से लोन पेयर निकालना सिखाया था क्या? आइए देखते हैं। ऑक्सीजन के पास होने कितने चाहिए? 6। ऑक्सीजन प्लस के पास कितना आ गया? 5। 5 में से 1 तो हाइड्रोजन के पास है, 1 इस बॉन्ड में है और 1 इस बॉन्ड में, 3 हो गया खर्च। 5 में से 3 खर्च हो गया, क्या 1 लोन पेयर बचेगा? ऑक्टेट कंप्लीट इनकंप्लीट के लिए लोन पेयर निकालना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं। लोन पेयर निकाल लिए। अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या 3 बॉन्ड बना रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 लोन पेयर है, क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो गया? तो क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? फिर से देखो, इस ऑक्सीजन के पास ध्यान देना, ऐसे मत बोलो कि ऑक्टेट कंप्लीट है, आपको लोन पेयर निकाल के देखना पड़ेगा। तो लोन पेयर निकालो, ऑक्सीजन के पास 6 होना चाहिए, ऑक्सीजन प्लस के पास कितना हो जाएगा? 5। 5 में से 3 तो यहां खर्च कर लिया इसने, बाकी कितने बचे? 2। 2 का मतलब 1 लोन पेयर हो गया क्या इसके पास? अब इस ऑक्सीजन से पूछो कितने बॉन्ड पेयर? 3। 2 इधर, 1 हाइड्रोजन के पास, 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 लोन पेयर बना रहा है, कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? पाई बॉन्ड भी सेम है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो ना पी से हुआ ना ओ से हुआ। फिर क्या देखेंगे? चार्ज। न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज। तो क्या न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज हो गया? 1 ग्रेटर देन 2 हो गया। अगर आप ऑक्टेट नहीं चेक करेंगे, टेस्ट के और एग्जाम के क्वेश्चंस गलत ही होगा। एग्जाम में और टेस्ट में जो क्वेश्चंस आएगा वो ऑक्टेट पे आएगा, क्योंकि उसी में ज्यादातर डिफिकल्टी होगी। ठीक है, अभी आइए क्वेश्चन यहां पे। पहला में सबसे पहले पाई बॉन्ड देखते हैं क्या? तो क्या पाई बॉन्ड यहां भी 3 है, यहां भी 3 है? देखो 3 रिंग में और तीनों ऊपर से नीचे मिला के 3 हो गया, पाई बॉन्ड सेम है। अगर पाई बॉन्ड सेम है तो क्या आप ऑक्टेट कंप्लीट चेक करोगे? नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड बन रहा है और 1 लोन पेयर है, तो क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो गया? 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल कार्बन के हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, तो क्या इस स्ट्रक्चर में सारा ही ऑक्टेट कंप्लीट है? नेक्स्ट, न्यूट्रल कार्बन और माइनस कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट हमेशा होंगे। अब आ जाओ ऊपर वाले का बस चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर पहले निकालो, नाइट्रोजन के पास होने कितने चाहिए? 5। N प्लस के पास कितना हो गया? 4। 4 में से 2 यहां बन गया, और ये बेटा यहां पे एरर है, NH2 का NH2 का एटम थोड़ी बदल जाएगा, NH2 NH2 होगा। तो देखो नाइट्रोजन के पास होना कितना चाहिए था? 5। N प्लस के पास कितना हो गया? 4। 4 में से 2 तो इस बॉन्ड में आ गया और 2 हाइड्रोजन के पास चला गया, तो लोन पेयर कितना हो गया? 0। इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4। 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अगर पाई बॉन्ड हो गया, ऑक्टेट हो गया, फिर क्या देखेंगे? चार्ज। तो क्या न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज होता है? 1 ग्रेटर देन 2। पहले पाई बॉन्ड देखना है, फिर ऑक्टेट देखना है, फिर चार्ज देखना है। 1 ग्रेटर देन 2।
जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चंस हैं तीनों, पहले वाले में 2 पाई बॉन्ड दिख रहा है सबको, दूसरे वाले में भी 2 पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 पाई बॉन्ड, लेकिन इसमें क्या एक ही पाई बॉन्ड है, तो क्या इसका स्टेबिलिटी कम हो गया। अब 1 और 2 में कंपेयर करते हैं। नाइट्रोजन का क्या ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 में 6 और लोन पेयर में 2, 8 हो गया क्या, बहुत बढ़िया। कार्बन न्यूट्रल ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 6 होना चाहिए, 6 में से 2 ही बॉन्ड बनाए तो बाकी 4, 2 लोन पेयर आ जाएगा। तो देखो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर कितने हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका चेक कर लो, N+ का चेक कर लो, लोन पेयर है, नाइट्रोजन प्लस के पास 4 होना चाहिए और 4 के 4 बॉन्ड बन गए, लोन पेयर 0 हो गया। O- कितने लोन पेयर होंगे, 3 होगा ना भाई। ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए, 6, O- के पास कितने हो गए, 7 हो गए, तो एक तो बॉन्ड बना लिया, बाकी बचे 6 का मतलब 3 लोन पेयर। अब देखो 4 बॉन्ड पेयर हो गए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। यहां 1 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो क्या यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट, यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट। अच्छा, तो पाई बॉन्ड हो गया, ऑक्टेट हो गया, तो तीसरा क्या आता है, चार्ज आता है। चार्ज न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज, तो क्या 1 मोर स्टेबल देन 2 हो गया, क्या 1 मोर स्टेबल देन 2 हो गया है। नेक्स्ट उस वाले में आओ, क्या मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी आ गया है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। इस वाले में भी मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी आ जाएगा, इसमें मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी आ जाएगा। चलो जैसे मान लो आपके पास ये वाला क्वेश्चन आए, क्या यहां भी सेम ऑर्डर लग गया, मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी, यहां भी मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी। ये वाला प्रीवियस ईयर है, करिएगा 9th क्वेश्चन, बहुत आसान से क्वेश्चन आएंगे इसके, मेजॉरिटी क्वेश्चन पाई बॉन्ड से सॉल्व हो जाएगा। क्या यहां पे 1 पाई बॉन्ड है, यहां भी 1 पाई बॉन्ड है, यहां पे 2 पाई बॉन्ड है, क्या थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल बोल दूं। अब ऑक्टेट देखना है, क्या 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट है। न्यूट्रल वाले का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। बोरोन का देख लीजिए बस, क्या बोरोन के पास कितने होने चाहिए, बोरोन ग्रुप 13 का है ना, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्या 3 के 3 है इसके पास बॉन्ड, तो लोन पेयर नहीं है, 0 हो गया। 3 बॉन्ड पेयर है, 6 इलेक्ट्रॉन, क्या ऑक्टेट इनकंप्लीट है। इसमें आ जाओ, पहले बोरोन का देख लो, बोरोन के पास 3 लोन पेयर 0 है, तो क्या ऑक्टेट इनकंप्लीट है। कार्बन माइनस और न्यूट्रल हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट करके देता है। ऑक्सीजन प्लस की बात करिए, 6 होना चाहिए, ऑक्सीजन प्लस में कितना हो गया, 5 हो गया, तो 3 तो आपके पास बॉन्ड बना लिया, बाकी बच्चा 2, मतलब 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो देखो ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट इनकंप्लीट दोनों बराबर ही आ रहे हैं, पाई बॉन्ड से सॉल्व हुआ नहीं, ऑक्टेट से सॉल्व हुआ नहीं। चार्ज देख लेते हैं, क्या न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज है, तो क्या 1 स्टेबल देन 2 हो जाएगा। बहुत आसान है ना, पीवाईक्यू भी जो है बहुत आसान है ना। नेक्स्ट, क्या 2 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी। इसमें आ जाओ, 1 ग्रेटर देन 2। आइए, क्या आपके पास अभी तक हमें इतना आइडिया लग गया कि O- में 3 लोन पेयर होगा, है ना, और डबल बॉन्ड O में 2 लोन पेयर होगा। अब ध्यान से देखना, क्या पाई बॉन्ड सेम है, क्या ऑक्टेट देखो O- 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट। क्या यहां पे 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट, तो पाई बॉन्ड भी सेम हो गया, ऑक्टेट भी सेम हो गया। चार्ज देखो, न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज, दोनों ही चार्ज है, कोई न्यूट्रल है ही नहीं। फिर क्या देखोगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या कहता है, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर कम स्टेबल होगा। तो क्या 1 ग्रेटर देन 2 हो गया। इसमें बताओ 12 नंबर में क्यों, क्यों, देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से, ये ऑक्सीजन का भाई है, सल्फर क्या ऑक्सीजन का भाई है, ऑक्टेट कंप्लीट है। देख लो, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट,
दो बॉन्ड, एक बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट, ओसी हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। अब आ जाओ, क्या पाई बॉन्ड सेम है, ऑक्टेट सेम है, तीसरा क्या देखते हैं, चार्ज, न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज, कोई भी न्यूट्रल नहीं है। फिर चौथा देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या देखोगे, कार्बन माइनस एस माइनस, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या बराबर होता है, लेकिन याद रख लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन जो होता है वो होता है 2.55, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर जो होता है बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है, 0.03 का डिफरेंस होता है, 0.03 का डिफरेंस होता है। वैसे भी सल्फर है, ठीक है, हो गया। अच्छा यहां अब ठीक है, तो कार्बन और सल्फर और आयोडीन आप पढ़ लेते हो कि बराबर है, लगभग लगभग बराबर ही है 2.5, बट स्लाइट डिफरेंस होता है सल्फर का। आप वैसे भी लॉजिक लगा लो, नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज मोर स्टेबल, एक कार्बन माइनस आया, दूसरा सल्फर माइनस आया, नेगेटिव चार्ज बिगर साइज कौन है, सल्फर माइनस, स्टेबल हो गया। खैर ऑर्गेनिक में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आंसर आएगा, इसलिए 2.55 2.58 याद रखेगा। अगर आयोडीन का पूछ ले तो उसका 2.54 हो जाता है, उसका इन तीनों में सबसे कम होता है, ठीक है, तो आपके पास याद रखेंगे आयोडीन 2.54 हो जाता है। नेक्स्ट, अब यहां आ जाओ, क्या आपके पास पाई बॉन्ड सेम आ रहा है, ऑक्टेट भी सब में सेम आ रहा होगा, ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर आएगा क्या, यहां पे N माइनस के पास, देखो ध्यान से बोर्ड पे देखो, वापस निकालते हैं, नाइट्रोजन के पास कितने होने चाहिए, 5, कितने बॉन्ड बना लिया, 3, तो बाकी बचा 2, एक लोन पेयर बना लिया। N माइनस के पास 6 होने चाहिए, 2 बॉन्ड बना लिया है, तो बाकी बचे 4, यानी कि 2 लोन पेयर आ जाएगा। नाइट्रोजन के पास 5 होने चाहिए, 3 बॉन्ड बना लिया, बाकी का 1 लोन पेयर आ जाएगा। O माइनस में 7 होने चाहिए, 1 बना लिया, तो कितने आ जाएंगे, बाकी का 6, यानी कि 3 लोन पेयर। ऑक्सीजन में 6 होने चाहिए, 2 बॉन्ड बना लिया, बाकी का 4, यानी कि 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास 6 होने चाहिए, 2 बॉन्ड बन गया, बाकी का 4, यानी कि 2 लोन पेयर। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट। 2 बॉन्ड पेयर, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। 1 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट। 2 बॉन्ड पेयर, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। तो देखो पाई बॉन्ड से नहीं हुआ, ऑक्टेट से नहीं हुआ, चार्ज से भी नहीं हुआ, क्योंकि सब चार्ज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज। क्या 3 to 1 हो गया, यही होने वाला है, 3 to 1। नेक्स्ट, अब ये था, देखो सोचो ये पीवाईक्यूज आते हैं, बहुत सिंपल से आते हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में, कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। क्या बेटा यहां पे इतने में ही रेजोनेंस है, जैसे ही 2 सिग्मा पास आए रेजोनेंस खत्म, रेजोनेंस नहीं होगा। अच्छा, लेकिन यहां पे देखो, क्या यहां से यहां तक रेजोनेंस हो रहा है, तो क्या ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, अमाउंट ऑफ रेजोनेंस बदल गया, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी, 2 greater than 1 आ जाएगा। इस वाले में क्या वो एरोमेटिक मोर स्टेबल हो जाएगा, अमाउंट ऑफ रेजोनेंस अगर सेम है तो एरोमेटिक मोर स्टेबल होता है। इसमें बताओ, क्या 6 कार्बन है यहां पे, क्या वहां भी 6 कार्बन है, दोनों में अमाउंट ऑफ रेजोनेंस सेम है। अगर अमाउंट ऑफ रेजोनेंस सेम है तो नजर आ रहा होगा कि सर ये एक लाइन में लीनियर है, और ये वाला इधर जाओगे और ये वाला क्रॉस है, तो लीनियर मोर स्टेबल देन क्रॉस होता है, 1 greater than 2 हो जाएगा, 70। क्या आपके पास एक चीज मैं आपको बता देता हूं, है ना, देखो पाई बॉन्ड सेम है, ऑक्टेट भी सेम है, न्यूट्रल है नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, देखो सब एटम पे सेम है, तो क्या आप डिस्टेंस देखोगे, लास्ट फैक्टर डिस्टेंस आएगा, तो क्या बेटा पास पास रहना चाहिए, स्टेबिलिटी आ जाएगी। जैसे ही लॉन्ग डिस्टेंस होता है,
अनस्टेबिलिटी आ जाती है। ये 17 हो गया। ये ज्यादा समझ आया तुम्हें, है ना? बताओ जरा, कितनी अच्छी बात बोल दी मैंने। गधों, करो क्वेश्चन। 18 नंबर 1, 2 होगा ना? कितने लोग 1 वाले? 1 वाले, 2 वाले कितने? नाइस। और कंफ्यूज वाले? वेरी नाइस। आ जाओ एक बार ध्यान से देखते बोर्ड पे। देखो यहां पे पाई बॉन्ड दोनों में सेम है क्या? मुंह बंद। पाई बॉन्ड दोनों दोनों में सेम है। अच्छा, ऑक्टेट यहां भी दोनों में इनकंप्लीट है, कार्बन प्लस इनकंप्लीट। ऑक्टेट इनकंप्लीट, यहां भी इनकंप्लीट, तो यहां भी दोनों में इनकंप्लीट है। तो भाई नंबर ऑफ ऑक्टेट इनकंप्लीट सेम है, तो पाई बॉन्ड भी सेम है, ऑक्टेट भी सेम है। तो क्या आप चार्ज देखोगे? क्या न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज होता है नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे, क्या दोनों कार्बन आ रहा है? वो भी नहीं होगा। अब क्या सेम चार्ज है, क्या दूर रहना अच्छा है? क्या यहां लड़ाई है? क्या पास में अच्छा नहीं है? तो 1 स्टेबल देन 2 हो जाएगा ना। रुकिए 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 रुकिए, अब आपको लग रहा होगा कि सर इसमें अमाउंट ऑफ रेजोनेंस बदल रहा है क्या? बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे आप देखो, क्या पाई सिग्मा चार्ज इतने में रेजोनेंस है? क्या पाई सिग्मा चार्ज इतने में रेजोनेंस है? और क्या पाई सिग्मा चार्ज यहां भी रेजोनेंस है? कितने कार्बन में रेजोनेंस? 3, 6, 7, 7 कार्बन में रेजोनेंस है। आइए, क्या यहां पे पाई सिग्मा पाई क्या यहां से यहां तक रेजोनेंस है? क्या ये वाला भी पाई सिग्मा चार्ज रेजोनेंस है? कितने कार्बन में रेजोनेंस है? 1, 2, 3, 4, 5। आप बहुत आगे करोगे तो जब पाई बॉन्ड आ जाएगा तो लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां बना सकते हो। क्या अमाउंट ऑफ रेजोनेंस सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट हो रहा है ना। वहां पे ज्यादा रेजोनेंस आ रहा है ना पहले वाले में, और दूसरे वाले में कम आ रहा है। तो अब दोनों से आंसर सेम आएगा। अमाउंट ऑफ रेजोनेंस से भी आंसर वही आ रहा है जो हमने पहले किया है। नेक्स्ट, अब देखो 1 ग्रेटर देन 2। हाँ, फिर से देखो ध्यान से, क्या इसमें यहां से यहां तक रेजोनेंस हो रहा है? कितने कार्बन है? 2, 2, 4, 2, 6। यहां से यहां तक रेजोनेंस है, कितने कार्बन है? अमाउंट ऑफ रेजोनेंस बदल रहा है। नेक्स्ट, अब आ जाओ, क्या 19 नंबर में क्या पाई बॉन्ड सेम है? ऑक्टेट भी सेम है, कार्बन इनकंप्लीट दोनों जगह है कार्बन का। कार्बन प्लस आ गया तो ऑक्टेट इनकंप्लीट बोलते हैं ना, इसका भी ऑक्टेट इनकंप्लीट है। अब बताओ सर, पाई बॉन्ड भी सेम है, ऑक्टेट भी सेम हो गया, क्या आप वो देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कार्बन पे प्लस है दोनों जगह? मतलब चार्ज भी देख लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लिया, डिस्टेंस भी देख लिया, कुछ से भी सॉल्व नहीं हो रहा। अब क्या करें भाई? ना पाई बॉन्ड से सॉल्व हो रहा है, ना ऑक्टेट से सॉल्व हो रहा है, ना चार्ज से सॉल्व हो रहा है, ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉल्व हो रहा है, ना डिस्टेंस से सॉल्व हो रहा है। किससे सॉल्व होगा? क्लास में कराया है। भाई यहां पे देखो, पाई सिग्मा पॉजिटिव, और इधर आओगे पाई सिग्मा लोन पेयर। यहां पे देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, और बेटा यहां पे क्या एक्स्ट्रा पी पाई रेजोनेंस हो गया। यहां पे पाई सिग्मा प्लस और पाई सिग्मा लोन पेयर, दो तरह का रेजोनेंस है। यहां पे क्या पी पाई रेजोनेंस है। ऑक्सीजन यहां पे देखो डोनर एटम है, कार्बोकेटाइन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो क्या इस वाले में बेटा क्या पी पाई रेजोनेंस है? और पी पाई रेजोनेंस से क्या ये ऑक्टेट इनकंप्लीट रहेगा या कंप्लीट हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा ना। अच्छा, दूसरी चीज, वहां भी रेजोनेंस होगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। खैर, पी पाई रेजोनेंस नॉर्मल रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल या स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होता है। पी पाई रेजोनेंस नॉर्मल जो हम रेजोनेंस करते हैं, ज्यादा स्टेबल की कैटेगरी में आता है या ज्यादा स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है? क्यों? आप देख सकते हो दोनों स्मॉल साइज है, पूरा आसानी से लोन पेयर डोनेट होगा, ओवरलैप अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो जब भी पी पाई रेजोनेंस दिख जाए तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस की कैटेगरी में आता है, इसलिए 1 ग्रेटर देन 2। दोनों में नॉर्मल, दोनों में देख लो आप, किसी भी से भी सॉल्व नहीं हो रहा। पाई बॉन्ड, ऑक्टेट, चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिस्टेंस, किसी से सॉल्व नहीं हो रहा। बट क्या 19 नंबर में क्या पी पाई लग रहा है? और पी पाई रेजोनेंस की कैटेगरी का सबसे स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कैटेगरी है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। अब आइए 20 नंबर में, क्या पाई बॉन्ड सेम है? पाई बॉन्ड सेम है, कार्बन प्लस मतलब ऑक्टेट इनकंप्लीट, यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट,
यहां पे ऑक्टेट इनकंप्लीट और यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, यहां पे एरर है, चेंज कर लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर वहां पे प्लस आता तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं है, यहां पे आएगा प्लस। अब देखो ध्यान से, क्या दोनों में पाई बॉन्ड सेम है, ऑक्टेट सेम है? चार्ज से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज होता है ना, उससे भी सॉल्व नहीं हो रहा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देख लो, सेम ही आ रहा है, डिस्टेंस से आएगा। क्या ये अपोजिट चार्ज दूर हो गया? क्या अपोजिट चार्ज पास आ गया? या फिर आप इसको बोल सकते हो क्या पी पाई रेजोनेंस हो गया? तो क्या 2 ग्रेटर देन 1 हो जाए? आप डिस्टेंस से कर लीजिए, सबसे आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या यहां पे पाई बॉन्ड ज्यादा है, और पाई बॉन्ड ज्यादा होने से 1 ज्यादा स्टेबल हो गया? 2 और 3 में देखोगे ना ऑक्टेट से सॉल्व होगा, ना चार्ज से होगा, ना इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस से होगा। पास होगा तो स्टेबल होगा, दूर हो गया तो अनस्टेबल हो गया। 1 2 3 आ जाएगा। नेक्स्ट, सिंपल से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के। अब मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन रहे, ये वही है बेंजीनोइड स्ट्रक्चर वाला। क्या बेंजीनोइड स्ट्रक्चर वाला है? बता दो कौन स्टेबल होगा। 3 2 1 या 1 2 3? 1 2 3? 3 2 1 होगा भाई। 3 2 1 आएगा। कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो करते हैं। क्या आपको नजर आ रहा है यहां पे कि एक ही बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है, 1 बेंजीनोइड स्ट्रक्चर, 1 बेंजीनोइड। दूसरे वाले में नजर आ रहा होगा, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। क्या 2 बेंजीनोइड नजर आया? ज्यादा बेंजीनोइड, ज्यादा क्लोज सर्किट, ज्यादा स्टेबिलिटी। क्या यहाँ पे 3 बेंजीनोइड नजर आ रहा है? तीनों बेंजीनोइड है। मोर बेंजीनोइड, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या स्टेबिलिटी 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 आएगा? हाँ है ना? कुछ आपके पास ए से एच तक क्वेश्चंस और है ना? ए से एच तक के क्वेश्चंस हैं, कर लीजिए। 23 नंबर, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड Cl, यहां पे 3 लोन पेयर दिया हुआ है। CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH प्लस दिया हुआ है। CH2 प्लस यहां पे माइनस और यहां पे Cl दिया हुआ है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को करिए। बेटा जब लिख रहा हूं तो मुंह बंद करके रखिए, बोर्ड पे आइए। क्या आपके पास पाई बॉन्ड सेम है? अलग अलग है? 3 वाला क्या अनस्टेबल हो जाएगा? 1 और 2 में बताओ। न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज देख लिया क्या? न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज आ गया, तो आसान था। ये जितने में लिख रहा हूं खोज खोज के PYQs लाया हूं मैं, बहुत आसान आते हैं, बहुत ज्यादा। C डबल बॉन्ड OOH, यहां पे आ जाइए R कार्बन O माइनस डबल बॉन्ड OH। क्या ये पॉजिटिव चार्ज आ गया? यहां पे R कार्बन O माइनस सिंगल बॉन्ड OH, पॉजिटिव चार्ज। जरा बताइए व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी? देखो पाई बॉन्ड तो सेम है, नहीं अलग अलग है ना, इसका मतलब थर्ड वाला अनस्टेबल हो गया। 1 और 2 में न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज लगेगा, 1 2 3 हो जाएगा। बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये वाला PYQs में डालने की क्या जरूरत थी बेचारों को, ये भी डाल दिया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 25 करना जरा, क्वेश्चन नंबर 25 करना जरा। PYQ है 2 1 है ना भाई, मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी। लेकिन एक कंफ्यूजन नहीं हो रहा, वहां पे कार्बन पे प्लस है, ऑक्सीजन पे प्लस है, मैंने इसीलिए सीक्वेंस लिखा है, ठीक है ना, इसीलिए प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाया है कि आप पहले चार्ज मत देख लेना, पहले आपको पाई बॉन्ड देखना है। पाई बॉन्ड के बाद ऑक्टेट, उसके बाद चार्ज, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर डिस्टेंस। तो इसी को तो लिखवाया था, पाई बॉन्ड, ऑक्टेट, चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिस्टेंस, POCED। ठीक है ना? हम लोगों का PCOD होता है एक बीमारी, क्या होता है वैसे वह? चीजों को अरेंज नहीं देखने वाली बीमारी, यही है क्या वो नहीं है? वो क्या होता है? वो OCD होता है।
अच्छा ओके, पीसीओडी इज अ गर्ल्स डिजीज आई थिंक, है ना? ओके फाइन। मैंने किसी का तो वीडियो देखा है इस पे, इसीलिए मुझे याद आ रहा है, गरिमा मैडम का। गरिमा, तुम सारे वीडियो देख रखे हो, सब पता चल रहा है। देख रहे हो तुम, ज्यादा ही तुम्हें लड़कियों का ख्याल है। चलो नाइस, अच्छी चीज है, लंबा टिकेगा तुम्हारा, है ना? अच्छी चीज है ना, लड़कियों का ख्याल रखेगा तो बेचारा लंबा टिक पाएगा, नहीं तो विधि का विधान है। हम तो इन सब चीजों से मोह माया से दूर है बेटा, हम बाबा हो चुके हैं। बोर्ड पे देखो, CH2O CH2 प्लस, और यहां पे देख लो CH3O डबल बॉन्ड CH2 प्लस, 2 > 1 हो जाएगा। इसमें तो कोई, हाँ मुंह बंद करो। पीवाईक्यूज बहुत ही सिंपल आते हैं, इनसे बाहर नहीं आते हैं, ठीक है ना? POCED से बाहर नहीं आएगा, अगर आएगा तो लीनियर क्रॉस, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, और तीसरा आ जाएगा आपके पास बेंजीनोइड। बस इसके अलावा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कुछ बनता है नहीं। 26, चलो आंसर। तुम 2 और 1 कैसे कर पा रहे हो? क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है अभी तो वही देखा यहाँ पे O माइनस के बिना तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज सेम होता है ना। तुम्हारा आंसर बहुत सही आ जा रहा है, और वही सही है 2 > 1। ये क्या मैजिक है भाई, तुम कहीं से रट के आते हो क्या? पीवाईक्यूज रट के आते हो? क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज सेम होता है? तो क्या वहां कार्बन पे माइनस है तो O माइनस आएगा ना, चार्ज सेम रखना है। नेक्स्ट, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा गौर से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके 2021 का क्वेश्चन है नीट का। CH डबल बॉन्ड CH O CH3, CH3 CH माइनस CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3, इन दोनों में कौन स्टेबल है? 2 1। थ्री टू वन, 3 2 1 बोल रहे हो भाई? आराम से इसको सॉल्व कर लो पहले। देखो सबसे पहले क्या लगाना है, पाई बॉन्ड लगाना है। आप क्या इसमें पाई बॉन्ड 2 देख पा रहे हो? क्या यहां पे पाई बॉन्ड 2 देख पा रहे हो? क्या यहां पे भी पाई बॉन्ड 2 है? पाई बॉन्ड के बाद क्या ऑक्टेट कंप्लीट देखना होता है? एक तो बात मत करो यार, क्या फर्जी बातें करते हो, पहले देख लो एक बार आराम से। भाई मेरे को पढ़ा लेने दो, पढ़ा लेने दो। अब आ जाओ जरा ध्यान से, क्या पाई बॉन्ड सेम है तो ऑक्टेट देखना है। अब ऑक्टेट, न्यूट्रल कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट ही माना जाता है, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड पे 2 लोन पे ऑक्टेट कंप्लीट है। चलो इस वाले में ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, क्यों? 1 लोन पेयर आएगा। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, क्यों? लोन पेयर आएगा। तो ऑक्टेट तो सबका कंप्लीट है। फिर देखोगे आप न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज, तो 1 सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया।
अब 3 और 2 में ध्यान से देखना, क्या डिस्टेंस लगेगा? तो क्या 3 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा? तो 1 3 2 आंसर होगा। नेक्स्ट, एक ये भी आपके पास 17-16 का क्वेश्चन है, नीट का ही है। सत्रह का है 16 का है पता नहीं, बट इन्हीं दोनों में से एक है। अब भाई क्वेश्चन में ही सेम है तो मैं क्या करूं? क्वेश्चन ही वैसे, हाउ कैन आई हेल्प? आ जाओ एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्या पाई बॉन्ड सेम आ रहा है? सब लोग बोल रहे एक साथ, पाई बॉन्ड सेम है। ऑक्टेट देख लेते हैं। हर जगह कार्बन जहां भी है, कार्बन ये न्यूट्रल कार्बन और माइनस कार्बन है, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? अब आ जाओ, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, क्या 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट? 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट। सिमिलरली 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। और यहां पे आ जाएगा आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट। तो पाई बॉन्ड से सॉल्व हुआ नहीं, ऑक्टेट से सॉल्व हुआ नहीं। अब कहां जाओगे? चार्ज पे, न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज। तो क्या 1 इज इक्वल टू 5 आ रहा है? 1 इज इक्वल टू 5। न्यूट्रल के बाद अगर न्यूट्रल से सॉल्व ना हो तो क्या नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो वो तो कहीं सॉल्व कहीं नहीं लग रहा। क्या आप डिस्टेंस देख लोगे? क्या आप 3 आ जाएगा सबसे पहले, सबसे लास्ट में? तो मेजॉरिटी डिफिकल्टी यही जाता है, ठीक है? मेजॉरिटी में डिफिकल्टी यही जाएगा, ज्यादा से ज्यादा। डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। अच्छी बात है। तो बहुत बहुत ज्यादा अगर आपके पास आएगा तो POCED, दैट्स इट। उसके बाद लीनियर क्रॉस, एरोमेटिक नॉर्मल, बेंजीन वाइट, दैट्स इट। इसके अलावा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। जितने मर्जी उतने सवाल आप लगा सकते हैं, ठीक है? इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसका नाम है एरोमेटिसिटी। कहां गया? इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसका नाम है एरोमेटिसिटी। लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, पहले पढ़ लीजिए। देखो एक सेकेंड, आप लोगों को नोट करना है बट क्लास के बाद, ठीक है? एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी बेटा ध्यान दीजिएगा। बेटा मुंह बंद रख के सीरियसली पढ़ लीजिए। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, बता दीजिए। मैं ऐसे जबरदस्ती नहीं पढ़ाना चाहता भाई, सही बता रहा हूं। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप जाइए। मैं लास्ट वीक में ही मैं सीरियसली नीचे बात कर चुका हूं। बेटा तमीज में रहिए, है ना? हर समय मजाक नहीं। डोंट लेट माई एंगर, जो मेरा गुस्सा चढ़ेगा फिर मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, इसलिए कंट्रोल में। तो लास्ट वीक में ही मैंने बात कर लिया है। और सुभाष सर फ्री भी हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते, मेरे से 10 गुना बेटर आपको पढ़ाएंगे, ये भी बता देता हूं। और मैं बड़ा अच्छा खुश हूं भाई, बड़ा अच्छा खुश हूं मैं उधर पढ़ा के, ठीक है? क्योंकि मैं जबरदस्ती थोपना नहीं चाहता भाई, सिंपल बात है, समझ रहे हो?
नॉर्मल चीज है, और मैं लास्ट वीक बात भी कर चुका हूं। आपको एक B3 में मैं एग्जांपल दे सकता हूं, ठीक है। B3 का एग्जांपल आपको पता चल जाएगा 6-7 दिन में। जब बहुत अगर मैं नहीं पढ़ने का मैंने, कोई बात नहीं, मैं बैच हटा देता हूं, फिर मैं मुझे नहीं लेना, और मुझे कोई फोर्स भी नहीं कर सकता लेने के लिए, राइट। और सबसे अच्छी बात है तुम्हारे पैसे आ गए, देंगे भी नहीं अब, है ना। तो इसलिए पढ़ना है तो तमीज से, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, वेरी नॉर्मल थिंग, है ना। क्योंकि बाकी लोगों से समय काट के मैं आपको दे रहा हूं, राइट। आज मेरी 5 क्लास है, कल मेरी 5 क्लास है, परसों मेरी 5 क्लास है। भाई मेरी ना गले की बैंड बजाती है, ठीक है। 15 क्लास, सबसे ज्यादा क्लास है मेरे पास। आप समझिए इस बात को। इफ यू डोंट वांट, मैं फालतू में टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूं यार सुबह आके। अगर पढ़ना है तो सीरियसली, मैं बहुत, देखो मैं मजाक जितना होता है मैं खुद ही कर देता हूं, ताकि आप थोड़ा इंटरटेन रहो। गुस्से में पढ़ोगे, सैड होके पढ़ोगे, नहीं समझ आएगा। लेकिन आप इंटरटेन होके पढ़ोगे, समझ आ जाएगा। लेकिन आप बहुत ज्यादा ही इंटरटेन होना चाहते हो तो हो जाओ, कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगले साल भी तो मैं पढ़ा ही रहूंगा। तो वैल्यू जान के आओ। सिलेक्शन नहीं होने के बाद वैल्यू बढ़ जाती है कि नहीं यार वहां जाना चाहिए था। तो हमारे पास ज्यादातर रिटर्निंग कस्टमर ही है ना। फर्स्ट कस्टमर हमारे पास आते नहीं ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी वैल्यू जान लीजिए और पढ़ लीजिए थोड़ा सा। समय मिला है और बड़ा हार्ड अर्न मनी गया है यार तुम्हारा, ठीक है। बहुत हार्ड अर्न मनी है, किसी का भी, तुम्हारे पापा का हो, मम्मी का हो। और मैं बता सकता हूँ, सेविंग तो किसी ने नहीं दिया है, सबने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ही दिया है। इसलिए थोड़ा पढ़ लीजिए अच्छे से। और नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, मुझे धक्का नहीं करना। मैं अगले चैप्टर से चाहो तो शिफ्ट कर दूंगा, और बिना पूछे करूंगा, ये भी बता देता हूँ। अगली बार आपको सीधा दिखेंगे, फिर आप व्हाट्सएप और मैसेज ही कर पाओगे, उसके अलावा कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसलिए तमीज में पढ़ लीजिए फिर, राइट। क्योंकि ये सब ना, आपको क्यों शौक में पढ़ाऊं मैं, पुराने क्वेश्चन करा देता, नए PYQs क्यों करा रहा हूं। मैं ऑफलाइन में ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, ज्यादा नए क्वेश्चन हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, नहीं करा सकता था। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि 1% स्कोप ना बचे तुम्हारा। और मैंने शुरुआत होने पे पहले ही बोला है कि तुम्हारा अगले साल एग्जाम होगा, तुम्हारे पास नोट्स भी है, तुम्हारे पास लेक्चर भी रहेगा। एक क्वेश्चन अगर बाहर आ जाए तो बता देना, मैं पढ़ाना ही छोड़ दूं। एक क्वेश्चन बस, एक बाहर लगा देना, बायोमोलिक्यूल से लेके IUPAC बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक तक, पूरा एंड से लेके स्टार्ट तक पूरा मिला लेना। नोट से बाहर आ जाए तो आप छोड़ो, डायग्राम भी सब सेम आएगा, ये भी बता देता हूं। क्यों मैं पंगा पढ़ रहा हूं 35-36 क्वेश्चन कराने का। 10 क्वेश्चन में भी तो कराते ही है ना लोग, 5 क्वेश्चन में भी तो आगे बढ़ ही सकते हैं। 2 महीने पहले भी तो सिलेबस कंप्लीट हो ही सकता है, मैं 2 महीने रिलैक्स भी तो कर ही सकता हूं। लेकिन मेहनत का रिजल्ट अगर वैसे नहीं मिलेगा, तो वैसे तुम्हारे नंबर देख के तो मैं बड़ी खुश हो जाता हूं। और सब कम से कम हरकतें तो अच्छी रखो, एल्स यू हैव टू सी द रिजल्ट। वो मेरी तरफ से आ जाएगा, फिर मैं, सिंपल है, फिर मैं दिखूंगा नहीं, ये भी बता देता हूं। फिर आप जो कर ले, फिर आपको ऑनलाइन से ही पढ़ना होगा। तो इसलिए थोड़ा सा कायदे से, तमीज से, बढ़िया से पढ़ लीजिए। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मेरे पास बहुत सारी क्लासेस हैं और मैं कम करना चाहता हूं, जबरदस्ती ज्यादा है मेरे पास। आज आप देखोगे 8 बजे से स्टार्ट हुआ हूं, बिना लंच किए हुए मैं 3 बजे फ्री होऊंगा। 3 बजे में, 3 बजे नहीं सॉरी, 4:15 में, 4:15 में। अभी आपकी क्लास, फिर क्लास, फिर क्लास, फिर 2:15 की क्लास, फिर 4:15 फ्री होऊंगा मैं सीधा। और बस मैं कुछ हो, टाइम ही नहीं है, 10 मिनट का भी टाइम नहीं है बीच में। तो जब, और फिर यहां से 4:15 पे छूटूंगा, 5:30 पे यूट्यूब की क्लास लगी पड़ी है, फिर वो छूटेगा, फिर एक और क्लास रिकॉर्डिंग करनी है, वो भी लगी पड़ी है। तो मैं रात के 8 बजे से रात के 11 बजे, 10 बज जाएंगे, फिर सुबह 8 बजे आना है आपके लिए। तो मैं अपने मेहनत में विश्वास रखता हूं, उसी से आगे आया हूं, ठीक है। मेरा कोई गॉड फादर नहीं था आज तक, मेरे को किसी ने लॉन्च नहीं किया कि ये टीचर हैं, ये बहुत महान पढ़ाते हैं, ये वहां इतने एक्सपीरियंस, कुछ नहीं है, ठीक है। मैं मेहनत से आगे आया हूं, आप लोगों को यही सिखाऊंगा, मेहनत कर लो, इसमें कुछ नहीं रखा है इस सब टाइम में, ठीक है। चलता रहेगा भाई, समोसा है, ये है, वो है, ये सब चला जाएगा। एंड में याद आएगा कि मेहनत किया जा सकता था। मैं बार बार बोलता हूं, हर इंसान को एक साल में रियलाइज हो जाता है कि मेहनत किया जा सकता था, किया नहीं बस, राइट। आप कहीं गलती नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपका फरवरी तक देखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब कंप्लीट होगा। 15 दिसंबर का मेरा डेडलाइन है, ठीक है। वो भी छुट्टियों की वजह से, अदरवाइज तो मैं नवंबर का था, नवंबर में ही करता। मेरा डेडलाइन 15 दिसंबर है, मैं 10 तक आपको करा दूंगा पूरा डिटेल में। आप कंपेयर कर सकते हैं, आप हॉस्टल्स में रहते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के आपके पास लोग हैं। जेई मेंस वाले अगर इससे अच्छा करा रहे हो तो भी देख लेना, छोड़ दो नीट की बात, ठीक है। तो एक ही ब्रीड के हम लोग हैं जो पूरा डिटेल पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। नहीं तो देखो ना, वन शॉट में पढ़ाते तो हूं मैं भी,
वही कर लो फिर। जब मस्ती मजाक करना है, टाइम भी मिलेगा अच्छा से, पैसा दिए हो, सब कुछ दिए हो, मजाक भी करना है, हंसी भी करना है। और देखो मैं बताऊं, सिलेक्शन सीरियसनेस से आता है, एल्स नहीं आएगा। आप कितना भी कर लो, आप सोचोगे थोड़ा सा इधर भी कर लूं, ये भी कर लूं, बात भी कर लूं, पढ़ भी लूं, दिमाग में नहीं रहेगा। आप पढ़ तो लोगे, याद ही नहीं रहेगा, क्या फायदा उसका। एग्जाम में जाकर ब्लैंक हो जाओगे। होता होगा आपके साथ, सिंपल होता होगा। अब एग्जाम में लगता है एक दिन पहले कि यार अगले टेस्ट में करेंगे, इस बार तो हो गया खत्म। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो आपको चेंज करनी थी आप नहीं कर रहे हो। पूरा फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, मतलब ऐसा आंख झपकना नहीं चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं, पलक झपकना नहीं चाहिए। और एक एक चीज को ना रिलेट करना है कि यार इसके बाद ये आया था, इसके बाद ये आया था, इसके बाद ये आया था। पूरा 1.5 घंटे का दिमाग वैसे फिक्स होना चाहिए। अब हम उसी 1.5 घंटे में बात भी कर रहे हैं, उसी 1.5 घंटे में इधर देख भी रहे हैं, कुछ और सोच भी रहे हैं दिमाग में, इट विल नॉट वर्क। मेरा काम हो जाएगा बट आपका काम नहीं होगा। मेरा काम है पैसे लेना, पढ़ाना, वो मैं कर रहा हूं, बट आपका काम है ना सिलेक्शन लेना। और ऐसा नहीं है इसमें से देखना आप 30-40% लोग सिलेक्टेड होंगे अगले साल आपके सामने, बट उसको बढ़ाया जा सकता है ना, 40 से 50 किया जा सकता है, 60 किया जा सकता है, 100% कोई नहीं, मैं भगवान थोड़ी। बट मेजोरिटी लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, और वो आप ही से होगा। मैं किसी का सिलेक्शन नहीं करा सकता, आप ही से होगा। और वेरी बहुत सिंपल काम है, अगर आप मेहनत करोगे तो मैं आपके पीछे लग जाता हूँ, फिर मुझे दिखना चाहिए लेकिन। ठीक है, आप चाहो तो पूछ लेना, एक बहुत अच्छा लड़का है B1 बैच में नीचे, प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे दिखा उसके पास रिसोर्स नहीं है, मैंने उसको बुक खरीद के दिया है। तो मैं उस टाइप में से नहीं हूं कि मैं आऊंगा मास्टरी करूंगा चला जाऊंगा। मुझे अगर दिखता है तो मैं खुद कूद पड़ता हूं, राइट। तो अगर मुझे दिखना तो चाहिए, लेकिन आप लोगों का तो ऐसा बिहेवियर रहेगा तो आई डोंट थिंक मैं कैरी ऑन नहीं करूंगा, ये भी बता देता हूं। और यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, और मेरे से तो बेहतर ही है, चाहे ऑर्गेनिक ले लो चाहे इनऑर्गेनिक ले लो, मेरे से तो बेहतर मिलेंगे आपको। तो इसलिए दिस इज लास्ट वार्निंग, आपको एक बार दे चुका हूं मैं। ठीक है, B3 में मैं 2-3 बार धक के चुप हो चुका हूं। अब मैं वहां अगले चैप्टर में नहीं जा रहा हूं, ये भी बता दूं मैं आपको। नेक्स्ट चैप्टर आई एम नॉट गोइंग इन B3, आई एम नॉट टीचिंग इन ऑर्गेनिक, मैं ऑर्गेनिक ऊपर ही पढ़ाऊंगा, मतलब ऑनलाइन में। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है, केमिकल बॉन्डिंग वहां लास्ट होगा, उसके बाद नहीं होगा। अब आप जो माने उसके लिए, आपको मौका मिला, अब मौका को आप अपॉर्चुनिटी को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी गलती है, मेरी है, आपकी है वो। पैसे भी आप भर रहे हो, मौका का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हो, तो आपसे बेवकूफ तो कोई हो ही नहीं सकता। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा मैं क्लास छोड़ रहा हूं, मैं एब्सेंट हो रहा हूं। मैं मेजोरिटी क्लासेस अभी तक ली हैं, 3-4 छुट्टी होंगी इधर उधर बस। तो इसका मतलब है कि मैं सीरियस हूं आपको लेके, तो आप भी सीरियस हो जाइए, नहीं तो फिर मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं ऑफलाइन से फ्री हो जाऊं। समझ रहे हो? तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ा के ऑफलाइन में, तो पढ़ लीजिए उतना ही डिटेल में, और जितना मजाक मैं करूं उतना ही, बस सिंपल। और उतना मौका मैं खुद दे लेता हूं कि आप थोड़ा हंस लें, थोड़ा सा एंजॉय कर लें, ताकि आपका दिमाग हैप्पी रहे। हैप्पी हार्मोन्स में पढ़ोगे, लंबे समय तक याद रहेगा, अदरवाइज तो सड़ोगे तो नहीं याद होगा। बट बहुत ज्यादा ही हैप्पी होने लगते हो फिर दिक्कत है। तो दिस इज लास्ट वार्निंग अगेन, आप खुद देख लेना क्या करना है, राइट। चलो, अब एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी की बात करते हैं। एरोमेटिसिटी एक फेनोमेना है, जो एक वर्ड एरोमा है आपके डिक्शनरी में। एरोमा का मतलब होता है स्मेल या फ्लेवर, जिसको हम बोलते हैं। एरोमा का मतलब होता है स्मेल या फ्लेवर। जैसे कोई भी आप परफ्यूम है, डियो हो, या कोई भी आप फ्लेवर्ड चीज आप खाते भी हो, आइसक्रीम हो गया, है ना। तो स्मेल हो गया, फ्लेवर हो गया, यहां पे जो चीजें इस्तेमाल होती है, चाहे आप फ्लावर ले लो, नेचुरल चीज, उसमें भी तो स्मेल है, उसका भी एक फ्लेवर्ड स्मेल है। तो हर चीज में जहां स्मेल है, फ्लेवर है, वहां पे एरोमेटिक कंपाउंड का होना जरूरी है। ठीक है, हर चीज जहां पे स्मेल है या फ्लेवर है, वहां एरोमेटिक कंपाउंड आएगा, तो वहां से आया एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिसिटी का जनरल यूज आप समझ गए स्मेल और फ्लेवर के लिए, बट वो 3 तरीके का होता है। एक होता है एरोमेटिक, दूसरा होता है एंटी एरोमेटिक, और तीसरा होता है नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है, देखो ध्यान से। एरोमेटिक के लिए कंपाउंड को साइक्लिक होना ही पड़ेगा। एंटी एरोमेटिक के लिए कंपाउंड को साइक्लिक होना ही पड़ेगा। अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो फिर एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक नहीं बोल पाओगे आप। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज, साइकिल है, उसके बाद कंपाउंड के पास कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ऑर्गेनिक में प्लेनर के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए? sp2 नहीं, sp एंड sp2 दोनों, दोनों ही तो प्लेनर हैं। उसके बाद एंटी एरोमेटिक में भी बोला कि प्लेनर होना चाहिए, यानी कि sp भी होना चाहिए और
sp2b होना चाहिए, sp and sp2 साइक्लिक होना चाहिए, और साइक्लिक में जो हर एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp या तो sp2 होना चाहिए, बता रहा हूं। उसके बाद थर्ड कंडीशन की बात करते हैं कि पूरे कंपाउंड के अंदर, पूरे साइकिल के अंदर रेजोनेंस होना चाहिए। आधा अधूरा रेजोनेंस नहीं, पूरा साइकिल जो पूरा रिंग है, उस पूरे रिंग में आपको रेजोनेंस मिलना चाहिए। तो रेजोनेंस इन इंटायर साइकिल, पूरे साइकिल के अंदर आपको रेजोनेंस दिखना चाहिए। यहां भी पूरे साइकिल के अंदर आपको रेजोनेंस दिखना चाहिए। तो यहां तक तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक सेम आता है। रेजोनेंस इन एंटायर साइकिल, साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, रेजोनेंस इन एंटायर साइकिल हो जाएगा। और एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हकल। हकल ने अपना एक रूल दिया। हकल ने एक रूल क्या दिया कि अगर कोई कंपाउंड, हकल्स रूल ने बोला कि अगर किसी भी कंपाउंड में साइक्लिक हो, प्लेनर हो, पूरे साइकिल में रेजोनेंस हो, तो आपके पास अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो कंपाउंड को एरोमेटिक बोल देना। अब इसका मतलब क्या है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन? n की वैल्यू 0 रखो तो क्या बेटा आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, n की वैल्यू 1 रखो तो क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, n की वैल्यू 2 रखो तो क्या 10 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, n की वैल्यू 3 रख दो तो क्या आपके पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। अच्छा, कह रहा है कि अगर कंपाउंड साइक्लिक हो, प्लेनर हो, रेजोनेंस हो और इतने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हो इनमें से कोई भी, या डॉट 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 इसके बाद भी आप आते चला जाएगा, तो उसको बोल देंगे हम एरोमेटिक। या फिर एक और समझो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या 1 पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, 6 पाई का मतलब 3 पेयर हो जाएगा, और क्या यहां पे 5 पेयर हो जाएगा, और यहां पे 7 पेयर। तो एक बात बताओ, या मैं बोल दूं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, या मैं बोल दूं ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, बात एक ही है। अगर मैं बोल दूं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, या मैं बोल दूं ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो बात एक ही है ना, ठीक बात है। तो यहां पे आ जाएगा ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। कुल मिला के आपको यह चीज समझ में आई कि अगर कंपाउंड साइक्लिक है और पूरे साइकिल में रेजोनेंस है, क्योंकि अगर रेजोनेंस होगा तो अपने आप है कि प्लेनर होगा, क्योंकि अगर प्लेनर नहीं है तो रेजोनेंस नहीं है। तो पूरे कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड है और पूरे साइकिल में रेजोनेंस है, अगर ये बोल दिया तो ये अपने आप हो जाएगा। और आपके पास अगर ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके पास ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। यहां पे जो हक्कल्स रूल आया, इन्होंने कहा कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों हक्कल्स रूल ही हैं, दोनों हक्कल्स रूल ही है, 4n+2 और 4n पाई। हक्कल ने दोनों के लिए रूल दिया था कि यहां पे अगर n की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा 0 पाई, अगर 0 पाई होगा तो क्या रेजोनेंस होगा, क्या अगर 0 पाई होगा तो रेजोनेंस होगा, नहीं होगा। सुमित कौन है बैच में, सुमित, सुमित कुमार कोई है, कोई है, सुमित हो भाई, तुम्हारे भैया का कॉल आ रहा है, बात कर लो। अच्छा नीचे, और नीचे बुला रहे हैं, चले जाओ। हाँ हाँ, तो साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक प्लेनर रेजोनेंस इन एंटायर साइकिल, और आपके पास अगर हकल्स रूल फॉलो हो रहा हो तो क्या CROP है, क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है। उसी तरह n=0 हम नहीं रख पाएंगे, क्यों, क्योंकि n=0 में क्या पाई 0 हो जाएगा, पाई 0 हो गया तो रेजोनेंस नहीं होगा। अच्छा, तो n=1 है, क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या n=2 में मैं बोल दूं 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या n=3 में मैं 4 का पहाड़ा हो जाएगा, ये 4 के टेबल में जो आ रहा है वो एंटी एरोमेटिक है क्या। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि क्या ये 2 पेयर है, क्या यहां पे 4 पेयर है, क्या यहां पे 6 पेयर है, और क्या यहां पे 8 पेयर है। तो अगर साइक्लिक है, रेजोनेंस है और इवन पेयर है, तो क्या ये इसको हम बोल सकते हैं कि एंटी एरोमेटिक आएगा। अगर साइक्लिक हो, पूरे कंपाउंड पूरा साइकिल में रेजोनेंस हो, और अगर ऑड पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो एरोमेटिक, अगर इवन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो एंटी एरोमेटिक। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि क्यों एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है। तो मैंने बताया था एरोमेटिक के लिए साइकिल में पूरा रिंग घूमता रहेगा,
क्लोज सर्किट बन गया। अब क्लोज सर्किट बन गया तो यहां पे बेटा डायामैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करता है, जो आपको नहीं पढ़ना है। डायामैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, जो आपको नहीं पढ़ना है। आपको यह समझना है कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये डायामैग्नेटिक होता है। इनका नेचर कैसा होगा? डायामैग्नेटिक, मतलब कि सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और ये जो एंटी एरोमेटिक होते हैं बेटा ये होते हैं पैरामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक जो होता है क्या वो स्टेबल होगा, और पैरामैग्नेटिक क्या होगा? अनस्टेबल होगा। अच्छा, तो ये हो गया क्रॉप, ये हो गया क्रीप। अगर क्रॉप बोल दो एरोमेटिक, क्रीप बोल दो एंटी एरोमेटिक। इन दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ना ये वाली कंडीशन ना ये वाली कंडीशन, कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे? नॉन एरोमेटिक। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है एरोमेटिक, क्रॉप सेटिस्फाई कर रहा है एरोमेटिक बोल देना। अगर कंपाउंड क्रीप सेटिस्फाई कर रहा है एंटी एरोमेटिक बोल देना। कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है एंटी एरोमेटिक, सॉरी नॉन एरोमेटिक। अच्छा, नॉन एरोमेटिक साइक्लिक होगा कि ये साइक्लिक होगा? कुछ भी हो सकता है ना। ये दो लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि सर ये साइक्लिक है तो ए साइक्लिक होगा ना। कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी साइक्लिक एज वेल एज ए साइक्लिक एज वेल। क्या इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं? ना, रेजोनेंस नहीं होगा। क्या इसमें प्लेनर होगा? क्या ना, प्लेनर नहीं होगा। क्या हकल रूल को फॉलो कर रहा होगा? ना। पहला कंडीशन कुछ भी हो सकता है, बाद बाकी में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक? कुछ भी नहीं, नथिंग। तो एरोमेटिक में आपको याद रखना है क्रॉप, क्रीप एंड आपके पास आ जाएगा नॉन एरोमेटिक। अब आते हैं बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझते हैं। अब इन तीनों में स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी आप कैसे देखोगे? डायामैग्नेटिक से देखते हो। सबसे ज्यादा स्टेबल डायामैग्नेटिक यानी कि एरोमेटिक। फिर आपके पास आ जाता है नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि पैरामैग्नेटिक सबसे कम स्टेबल होता है। और फिर आ जाएगा आपके पास एंटी एरोमेटिक। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक को Na लिख दो, एंटी एरोमेटिक को AA लिख दो, तो क्या ये अन्ना बन गया? अन्ना हो गया। तो क्रॉप हो जाए, क्रीप हो जाए, अन्ना हो जाए, सारी कहानी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, 3 वर्ड में पूरा एरोमेटिसिटी आपका कवर हो जाएगा, क्रॉप, क्रीप एंड अन्ना, स्टेबिलिटी। अच्छा, एक और चीज अपने बॉन्डिंग में आप पढ़ भी रहे हो और बड़ा लॉजिकल भी है। कोई कंपाउंड अगर अनस्टेबल है तो वो स्टेबल होने के लिए कुछ तो कुछ जुगाड़ करता है। जैसे आपने पढ़ा है BF3 बैक बॉन्डिंग जुगाड़ करता है। जैसे आपने पढ़ा है BCl3 वो B2Cl6 डाइमेराइज कर लेता है, बनाना बॉन्ड बना लेता है। जैसे आपने पढ़ा होगा BH3 वो डाइमेराइज करके B2H6 बनाता है। तो जितने भी नेचर में अनस्टेबल चीजें होती हैं वो जुगाड़ करके स्टेबल बनना चाहती हैं, आइदर बाय डाइमेराइजेशन, आइदर बाय बैक बॉन्डिंग, या कोई ना कोई जुगाड़ करते। वैसे अगर आप देखो तो एंटी एरोमेटिक क्या होता है? स्टेबल कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। तो ये भी जुगाड़ करेगा स्टेबिलिटी के लिए, ये भी कुछ ना कुछ करेगा स्टेबिलिटी के लिए। तो जितने भी एंटी एरोमेटिक होते हैं चूंकि वो क्या होते हैं? अनस्टेबल, तो दे ट्राई टू बिकम स्टेबल बाय डाइमेराइजेशन। फिर से, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं? अनस्टेबल, और अनस्टेबल हैं तो दे ट्राई टू बिकम स्टेबल बाय डाइमेराइजेशन। इसको नोट पॉइंट बना के लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट, एंटी एरोमेटिक जितने भी होते हैं दे आर अनस्टेबल। एंटी एरोमेटिक इज अनस्टेबल, एंटी एरोमेटिक इज अनस्टेबल बिकॉज, अच्छा, एंटी एरोमेटिक इज अनस्टेबल एंड हेंस इट बिकम्स स्टेबल, और ये वापस बनता है स्टेबल एंड बिकम्स स्टेबल बाय डाइमेराइजेशन। अब डाइमेराइजेशन कैसे? जैसे ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में भी डाइमेराइजेशन होता है, उसी को तो बनाना बॉन्ड कहते हैं। डाइमेराइजेशन ही तो बनाना बॉन्ड है। डाइमेराइजेशन क्या है पहले तो ये समझो। डाई का मतलब क्या होता है? दो, और मेराइजेशन का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल अगर आ जाए पास में, दो सेम मॉलिक्यूल अगर पास में आके बॉन्ड बनाए, डाइमेराइज हो गया वो। जैसे इसके बारे में आप जरा बोर्ड पे देख के बताना, क्या ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? बोर्ड पे देखो, एंटी है, देखते हैं ध्यान से। क्या ये साइक्लिक है? क्या पूरे साइकिल में पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस है? और क्या एक पेयर और दो पेयर, इवन पेयर ऑड पेयर? तो क्रीप हो गया तो क्या एंटी एरोमेटिक हो गया, और एंटी एरोमेटिक हो गया तो क्या अनस्टेबल हो गया? अच्छी बात है।
तो अनस्टेबल है तो अनस्टेबल हमेशा नहीं रहेगा, इट ट्राइज टू बिकम स्टेबल बाय डाइमराइजेशन। ये डाइमर बन के अपना स्टेबल बनाना चाहता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या करता है, एक कोई भी एक पाई बॉन्ड अपना तोड़ के फ्री रेडिकल बना सकता है। भाई पाई बॉन्ड टूट के फ्री रेडिकल बनता है, दूसरा मॉलिक्यूल भी पाई बॉन्ड टूट के क्या करेगा, फ्री रेडिकल बनाएगा। क्या दो सेम मॉलिक्यूल आ गए? अगर दो सेम मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बनाए तो क्या इसी को डाइमराइजेशन कहते हैं? दो सेम मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और इसी को डाइमराइज कहते हैं। देखो आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। बन गया क्या? अब क्या वो नॉन एरोमेटिक बन चुका है? क्योंकि अब साइक्लिक है बट रेजोनेंस नहीं है, तो क्या ये नॉन एरोमेटिक बन चुका है? और चूंकि नॉन एरोमेटिक अब स्टेबल होता है कि अनस्टेबल? भाई इससे तो ज्यादा ही स्टेबल होता है। इसके कंपैरिजन में, एंटी एरोमेटिक कंपैरिजन में तो स्टेबल हो गया ना, तो पहले से तो ज्यादा स्टेबल हो गया। यही तो आप पढ़ते हो, B2H6 भी स्टेबल थोड़ी होता है, बट BH3 से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए उसको डाइमराइज करते हैं। यहां भी नॉन एरोमेटिक पूरा स्टेबल थोड़ी है, बट एंटी एरोमेटिक के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसलिए डाइमराइज कर जाता है। तो एंटी एरोमेटिक जितने भी होंगे, ये एक बार एम्स का सवाल है किसी 2008-9 का, कि एंटी एरोमेटिक डाइमराइज क्यों करता है, असर्शन रीजन आया हुआ था। पहले तो ये एंटी एरोमेटिक डाइमराइज इसलिए करेगा क्योंकि वो नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, और नॉन एरोमेटिक क्या होता है, स्टेबल होता है। सिंपल कहानी, ठीक बात है। चलो अब ये क्या है आपके पास, क्रॉप, क्रीप, अन्ना और डाइमराइजेशन, ये चार वर्ड आपको ध्यान रखोगे, एरोमेटिसिटी पूरा इसी में कवर है। अब जरा बोर्ड पे देखो, अब जरा बोर्ड पे देखो, अगर मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछूं कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, देखो एक एक करके करते हैं। क्या साइक्लिक है? क्या पूरे साइकिल में रेजोनेंस है? नहीं, क्योंकि जैसे ही दो सिग्मा बॉन्ड साथ में, रेजोनेंस नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। क्या साइक्लिक है? क्या पूरे साइकिल में रेजोनेंस है? और क्या आपके पास एक पेयर आ रहा है? रेजोनेंस में कितना इन्वॉल्व है? क्या एक पेयर इन्वॉल्व है? तो क्या CROP बोल दें? तो क्या एरोमेटिक बोल दें? तो इसका आंसर एरोमेटिक हो जाएगा। इसका देखते हैं, क्या साइक्लिक है? क्या पूरे साइकिल में रेजोनेंस है? और क्या आपके पास दो पेयर इन्वॉल्व है रेजोनेंस में? क्योंकि रेजोनेंस में तो ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा ना, और ये पाई बॉन्ड टूटेगा ना, तो रेजोनेंस में क्या दोनों ही इन्वॉल्व हैं? तो रेजोनेंस में अगर दोनों इन्वॉल्व है तो कितने पेयर इन्वॉल्व हैं? रेजोनेंस में अगर इन्वॉल्व है तो क्या दो पेयर इन्वॉल्व है? तो क्या CREP बोल सकते हैं? तो CREP को एंटी एरोमेटिक बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, CREP को एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। अब कई लोगों को डाउट आया कि सर ये दो पेयर कैसे हुआ? भाई एक पेयर तो पाई बॉन्ड दिख ही रहा है, भाई दूसरा पेयर नेगेटिव चार्ज भी तो पाई बॉन्ड बनेगा, नेगेटिव चार्ज भी तो पाई बॉन्ड बनेगा, तो ये टूट जाएगा कोई बात नहीं, बट रेजोनेंस में इन्वॉल्व कौन कौन है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व कौन कौन है? दो हैं, तो इसलिए जो भी इन्वॉल्व होता है उसको काउंट कर किया जाता है, नॉर्मल इंटीजर। तो अब आ जाओ, साइक्लिक है, रेजोनेंस है और इवन पेयर है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट, अगर मान लो आपके पास, क्या पहला वाला साइक्लिक है, रेजोनेंस है पूरे साइकिल में, और एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर आ रहा है, तो क्या ऑड पेयर आ रहा है? तो क्या आपके पास एरोमेटिक बोल सकते हैं? नेक्स्ट, क्या साइक्लिक है? क्या पूरे साइकिल में रेजोनेंस है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर? अच्छा, फिर देखो कितने पेयर इन्वॉल्व हैं, क्या ये और एक लोन पेयर? भले यहां पे 1,00,000 लोन पेयर होगा, रेजोनेंस में कितना लोन पेयर जाता है, एक। तो क्या एक पाई बॉन्ड का, एक लोन पेयर का? तो क्या यहां पे दो पेयर है, तो दो पेयर का मतलब CREP हो गया, तो क्या ये एंटी एरोमेटिक हो गया? ये वाला हो। साइक्लिक है, रेजोनेंस है, क्या तीन पेयर इन्वॉल्व है, और तीन पेयर इन्वॉल्व है तो CROP हो जाएगा, और क्या एरोमेटिक हो जाएगा, इसीलिए बेंजीन को एरोमेटिक पढ़ रहे थे। ये वाला बताना, क्या साइक्लिक है? क्या पूरे साइकिल में रेजोनेंस भी दिख रहा है? लेकिन रेजोनेंस कौन सा, पाई सिग्मा पाई या पाई सिग्मा लोन पेयर? पाई सिग्मा पाई या पाई सिग्मा लोन पेयर? ध्यान से देखिए, अगर आपके पास ऑप्शन हो पाई सिग्मा पाई का, देखो यहां पे पाई सिग्मा पाई लोन पेयर नजर आ रहा होगा, सॉरी पाई सिग्मा पाई आपको रेजोनेंस नजर आ रहा होगा, आपको यह भी तो नजर आ रहा है पाई सिग्मा लोन पेयर,
तो रूल ये कहता है अगर आपके पास पाई सिग्मा पाई और पाई सिग्मा लोन पेयर दोनों ऑप्शन है तो आप पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस कराओगे। ठीक है, रूल है, क्यों है नहीं पता, रूल है। यहां पे आइए कि बिटवीन पाई सिग्मा पाई एंड पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है ना, पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस अकर्स बिटवीन पाई सिग्मा पाई एंड पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस होता है बिटवीन पाई सिग्मा पाई एंड पाई सिग्मा लोन पेयर। अच्छा, इसीलिए पूछा जाता है पीरिडीन में जो लोन पेयर है क्या वो रेजोनेंस करेगा नहीं करेगा? इसी का नाम है बेटा पीरिडीन, जो आपके टेस्ट में आया था, है ना, आया था ना, इसी का नाम है बेटा वो। तो आप देखो ध्यान से, पीरिडीन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है डीलोकलाइज्ड है? पीरिडीन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है डीलोकलाइज्ड है? जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसको डीलोकलाइज कहते हैं, और जो रेजोनेंस में नहीं करेगा वो लोकलाइज। तो पीरिडीन का लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है, एक ही जगह बैठा हुआ है, लोकलाइज का मतलब एक जगह बैठा हुआ। अच्छा, अब ये जो फिफ्थ आपने क्वेश्चन किया उसमें लोकलाइज्ड लोन पेयर है या नहीं है? एक है ना, और अगर डीलोकलाइज्ड लोन पेयर पूछ लिया वो भी एक है, लोकलाइज्ड भी एक है, डीलोकलाइज्ड भी एक है। डीलोकलाइज एक एटम के लिए हमेशा एक होता है क्योंकि एक एटम का एक ही लोन पेयर हमेशा रेजोनेंस करता है। अच्छा, अब क्या होता है कई बार ना एग्जामिनर ऐसे स्ट्रक्चर नहीं देगा, सीधा नाम पूछ लेगा, पिरिडीन बोल देता है। वो एग्जाम में पूछता है पिरिडीन एरोमेटिक है क्या, तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसीलिए आप वापस पीछे चलिए, इसका नाम क्या है पहले वाले का? साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन तो आपको पता है, इसका नाम क्या है? देखो ध्यान से, अगर ये ये क्या साइक्लोप्रोपीन है, अगर मैं इसमें से एक एच हटा दूं, मान लो साइक्लोप्रोपीनाइल हो जाएगा। भाई साइक्लोप्रोपीन है, उसमें से एक एच हटा दो, रेडिकल बन गया, साइक्लोप्रोपीनाइल हो गया। तो ये प्लस कैसे आया होगा? एच हटा के साइक्लोप्रोपीनाइल बन गया ये, और इसको क्या बोल देंगे? केटायन, साइक्लोप्रोपीनाइल केटायन। अब वो पता क्या पूछता है, साइक्लोप्रोपीनाइल केटायन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? समझ में आया? अब वो क्या पूछेगा एग्जाम में, ये देखो, क्या ये साइक्लोप्रोपीनाइल एनाइन है क्या? साइक्लोप्रोपीनाइल एनाइन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? तो आपको साइक्लोप्रोपीनाइल केटायन और एनाइन दिमाग में होना चाहिए, और आएगा। ऐसे एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह में इसके क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, एग्जाम में भी होता है, नीट में भी होता है। अब इसका नाम क्या है? क्या साइक्लोपेंटाडाइईन से बनाई है? तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है ये। भाई साइक्लोपेंटाडाइईन से बना है, और अगर रेडिकल बनाओगे तो डाइइनाइल हो जाएगा। और एनाइन है कि केटायन है? एनाइन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे पूछूं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल केटायन वो एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल केटायन क्या वो साइक्लिक है? क्या रेजोनेंस है? क्या दो पेयर ही है ना बेटा? तो दो पेयर हो गया तो CrEp लिख सकते हैं, क्या एंटी एरोमेटिक लिख सकते हैं? खत्म। अगर आपसे पूछा जाए साइक्लोपेंटाडाइइनाइल केटायन, तो नाम लिखना भी बहुत आसान है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल केटायन। अच्छा, इसका नाम मैंने लिखवाया था, व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? लिखवाया हुआ है नोट्स में। कॉमन नेम, फंक्शनल ग्रुप नहीं पूछ रहा हूं, कॉमन नेम। फंक्शनल ग्रुप तो इपॉक्सी है, कॉमन नेम क्या है? ऑक्सीरेन लिखवाया हुआ है, और इस वाले का कॉमन नेम लिखवाया हुआ है ऑक्सीटेन, है ना, ऑक्सीरेन ऑक्सीटेन। तो क्या ये डबल बॉन्ड आ गया? तो क्या बेटा ये ऑक्सीरीन हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड क्या था? ऑक्सीरेन। ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड, ऑक्सीरीन। अगर नहीं याद है तो लिख लीजिए, दिस इज ऑक्सीरेन और ऑक्सीटेन, है ना, ऑक्सीरेन ऑक्सीटेन ऑक्सीरीन। नेक्स्ट, क्या 6 नंबर का नाम लिखवाने की जरूरत है? बेंजीन है ना वो। 7th का नाम पिरिडीन है। चलो, पिरिडीन हो गया, जिसमें लोन पेयर लोकलाइज्ड है, पाई सिग्मा पाई लोन पेयर होता है, एरोमेटिक होता है। अच्छी बात है। मुझे बताओ 4 नंबर क्वेश्चन होमोएटॉमिक है हेट्रोएटॉमिक है?
भाई रिंग में क्या सेम कार्बन है? रिंग में क्या सेम कार्बन है तो क्या होमो एटॉमिक हो जाएगा? बहुत सही बात है। तो इट इज होमो एटॉमिक एरोमेटिक। ठीक है, होमो एटॉमिक एरोमेटिक। जिपमर में पता है कैसे क्वेश्चन बनते हैं? जो होता था तो मेडिकली है ना, आप पे भी आएगा सेम क्वेश्चन। पूछा जाता था विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमो एटॉमिक एरोमेटिक। तो पहले तो होमो एटॉमिक देखना था, फिर एरोमेटिक चेक करना था। आया समझ में? अभी आगे कराऊंगा हेट्रो एटॉमिक एरोमेटिक। ठीक है, होमो एटॉमिक समझ आया, एरोमेटिक समझ आया। अच्छा, ये होमो एटॉमिक है हेट्रो एटॉमिक है? कार्बन के अलावा आ गया, दो अलग अलग एटम आ गए, हेट्रो एटॉमिक। ये होमो एटॉमिक है हेट्रो एटॉमिक है? होमो एटॉमिक है। पीरिडीन इज होमो या हेट्रो? हेट्रो। यही पीवाईक्यू है बेटा। दो अलग अलग कार्बन, दो अलग अलग रिंग आ जाएं, रिंग में एलिमेंट्स आ जाएं। अब इसको बताइए क्या एरोमेटिक है? नहीं है। क्या साइक्लिक है बेटा? क्या पूरे साइकिल में रेजोनेंस है? क्या एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर आ रहा है? तो क्या सीआरओपी आ रहा है? तो अगर ओपी हो गया तो एरोमेटिक हो गया। यहां पे ये क्या साइक्लिक है? क्या रेजोनेंस है? क्या एंटी एरोमेटिक ऑलरेडी कर दिया है? तो दिस इज एंटी एरोमेटिक। अब ये एंटी एरोमेटिक है जरूर, बट ये डाइमेराइज करके नॉन एरोमेटिक बनता है। नेक्स्ट, क्या साइक्लिक है? क्या रेजोनेंस है? क्या आपके पास दो पेयर है? क्या आपके पास सीआरईपी आ रहा है? क्या एंटी एरोमेटिक आ रहा है? नहीं होगा ना भाई। अगर रेजोनेंस कराओगे तो नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। नाइट्रोजन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए भाई। आप अगर इसको पाई बॉन्ड यहां ले जाओगे, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड कैसे बना सकते हो? नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो बेटा यहां पे और दूसरा लॉजिक देख लो, क्या नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए तो क्या sp3 हो गया ना? तो नॉन प्लेनर हो गया। तो नॉन प्लेनर हो गया तो क्या नॉन एरोमेटिक बोल दो इसको? खत्म। ना रेजोनेंस हो रहा है ना प्लेनर है, नॉन एरोमेटिक हो गया। चलो नेक्स्ट, इसके बारे में बताओ। क्या साइक्लिक है? क्या पूरे साइकिल में रेजोनेंस हो रहा है? क्या 1 2 3 ऑड पेयर में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ऑड पेयर आ रहा है ना, 1 2 3। तो अगर ऑड पेयर आ रहा है तो एरोमेटिक बोल सकता हूं। इसका नाम क्या है? ट्रोपोलियम बोलते हैं इसको। याद रख लीजिएगा, एनसीईआरटी में है, हर जगह है, ट्रोपोलियम। कॉमन नेम है ट्रोपोलियम केटायन। इसका वैसा नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नाम क्या होगा? साइक्लो हेप्टा ट्राइइनाइल केटायन। यही होगा ना? साइक्लो, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गया, हेप्टा क्या ट्राइइन से बना हुआ है तो ट्राइइनाइल केटायन। और इसी को कॉमनली प्यार से ट्रोपोलियम केटायन बोलते हैं। ठीक है, ट्रोपोलियम केटायन। ट्रोपोलियम केटायन के बारे में इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। एग्जामिनर अगर ऐसा लिख के दे दे, एग्जामिनर अगर आपके सामने कुछ ऐसा बना के दे दे, ये क्या है, हाइब्रिड है ना, तो ये भी ट्रोपोलियम केटायन ही समझे। समझ में आया भाई? हाइब्रिड हो गया और प्लस चार्ज पूरे कार्बन में घूमेगा ऑल्टरनेट पोजीशन पे, है ना? पूरे कार्बन में आ जाएगा, हर कार्बन पे चला जाएगा प्लस चार्ज जब आप रेजोनेंस कराएंगे तो इसलिए इसको भी क्या लिखते हैं, ट्रोपोलियम केटायन या साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल केटायन। अच्छी बात है। इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम क्या है? क्या पाइरोल होता है ना? नहीं दिमाग में है तो याद रख लीजिए, पाइरोल बोलते हैं इसको, पाइरोल। ठीक है, पाइरोल के बाद एक और इसी का भाई होता है, ऑक्सीजन है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। क्या ये डबल बॉन्ड यहां पे डबल, पहले बताओ एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है? क्या साइक्लिक है? क्या रेजोनेंस है? क्या 3 पेयर है? क्या ये स्क्रॉप हो गया? क्या एरोमेटिक हो गया? अच्छा, इसका नाम याद रखना है फ्यूरान। वो सीधा पूछेगा फ्यूरान एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है। ठीक हो गया? चलिए, पाइरोन हो गया, फ्यूरान हो गया। अगर मैं यहां पे सल्फर लगा देता हूं तो इसका नाम क्या है? अगर मैं सल्फर लगा देता हूं तो इसी स्ट्रक्चर का नाम बेटा थायोफीन हो जाता है। अच्छी बात है। साइक्लिक है, रेजोनेंस है, ऑड पेयर है, तो क्या इसको हम एरोमेटिक बोल दें? अच्छा एक बात बताओ,
पाइरोल में डीलोकेलाइज लोन पेयर है, लोकेलाइज है? रेजोनेंस कर रहा है, डीलोकेलाइज। यहां पे लोकेलाइज है या नहीं है? डीलोकेलाइज भी है, लोकेलाइज भी है। एक रेजोनेंस कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। यहां भी एक डीलोकेलाइज है और एक लोकेलाइज है। अच्छी बात है। ये हो गया, फ्यूरान हो गया, थायोफिन हो गया। कुछ कॉमन नेम नहीं छूटा। चलो नेक्स्ट। व्हाट अबाउट दिस? क्वेश्चन नंबर 12। क्या साइक्लिक है, क्या रेजोनेंस है, और क्या 4 पेयर आ रहा है? तो क्या सीआरईपी हो रहा है? तो क्या एंटी एरोमेटिक बोल सकता हूं? बिल्कुल सही बात है। इसका नाम बता दो। साइक्लोहेप्टा। क्या इसको हम लोग ट्रोपोलियम एनाइन बोल सकते हैं कि नहीं? नहीं बोल सकते हैं। वो कॉमन नेम केवल ट्रोपोलियम केटाइन के लिए है। हर जगह नहीं लगा देना सेम चीज। इसका नाम ट्रोपोलियम एनाइन नहीं है, साइक्लो हेप्टा। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा ना कि ट्रोपोलियम केटाइन हो सकता है, तो एनाइन क्यों नहीं? है ना? आ रहा है तो जल्दी से स्वर्ग की टिकट कटाइए और उन साइंटिस्ट से पूछे जिन्होंने नाम रखा हुआ है। हमने थोड़ी कुछ किया है। साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल एनाइन। अच्छा चलिए नेक्स्ट। बोर्ड पे क्या 13 नंबर क्वेश्चन, क्या ये साइक्लिक है? क्या पूरे साइकिल में रेजोनेंस है? कितने पेयर इलेक्ट्रॉन है? पेयर है ही नहीं। अरे फ्री रेडिकल में पेयर कहां से आया? सिंगल हो गया ना। अगर पेयर बोलना हो गया तो डेढ़ बोलना पड़ जाएगा। जब पेयर है नहीं, पेयर नहीं है तो नॉन एरोमेटिक। लिख लीजिए, ऑल फ्री रेडिकल्स आर नॉन एरोमेटिक। क्योंकि फ्री रेडिकल्स में पेयर नहीं बन पाएंगे, और पेयर नहीं बन पाएंगे तो क्या वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा? तो सारे के सारे फ्री रेडिकल क्या हो जाएंगे? नॉन एरोमेटिक। इस वाले में क्या साइक्लिक है? क्या रेजोनेंस है पूरे साइकिल में? रेजोनेंस है या नहीं है? अरे है भाई। पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल है ना, इधर से भी पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, रेजोनेंस है। साइक्लिक है, साइक्लिक है, पूरे साइकिल में रेजोनेंस है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? एक पेयर है बेटा, 1 पेयर है। तो क्या सीआरओपी हो गया है? और क्या ये एरोमेटिक हो गया है? हो गया क्लियर? नेक्स्ट। इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं, और रेजोनेंस नहीं है तो क्या बोल देंगे? नॉन एरोमेटिक। आप इसको ऐसे देखो, बोरोन लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, यहां पे यहां पे यहां पे ऑक्सीजन लगा दो। 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे अब H लगा दो। क्या अब क्या है ये? क्या बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा? तो क्या साइक्लिक है? पूरे साइकिल में रेजोनेंस भी है। देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, पाई सिग्मा, सब तरफ से। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर आ रहा है। तो क्या सीआरओपी हो जाएगा? क्या ये एरोमेटिक हो जाएगा? हो गया। तो सीआरओपी, सीआरईपी, और लास्ट इज अन्ना। अन्ना से आपके पास सब कुछ क्या आ जाएगा? सारे क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा, क्या ये पिरिडीन का बड़ा भाई नहीं दिख रहा है? क्या ये पिरिडीन का बड़ा भाई नहीं दिख रहा है? वहां पे बेंजीन में 1 नाइट्रोजन था, इस बार बेंजीन में 2 नाइट्रोजन आ गया। क्या इस बार दोनों लोन पेयर लोकलाइज्ड हैं? हाँ भाई, पाई सिग्मा पाई लोन पेयर होगा ना, पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस होगा। तो दोनों लोन पेयर ऑल इनऑर्गेनिक बेंजीन है क्या ये? नीचे वाला है वो। ऑल 2 लोन पेयर्स आर लोकलाइज्ड। यहां पे जो रेजोनेंस होगा वो पाई सिग्मा पाई के अंदर होगा, चाहे वो पिरिडीन हो, चाहे वो पिरिडीन का बड़ा भाई हो। और पिरिडीन का बड़ा भाई है तो इसका नाम है बेटा पिरिमिडीन। पिरिडीन है, इसका बड़ा भाई है पिरिमिडीन। ठीक है? ये भी एनसीईआरटी में, कहां? एग्जाम्पलर में। ठीक है? तो पिरिमिडीन है, क्या इसके भी 2 लोन पे लोकलाइज्ड है? क्या साइक्लिक है? क्या पूरे साइकिल में रेजोनेंस है? क्या 3 पेयर आ रहा है? तो पिरिडीन जैसा ही ये एरोमेटिक है। सीआरओपी हो गया, एरोमेटिक हो गया। अच्छा, नीचे वाले में आओ। नीचे वाले में कौन सा रेजोनेंस हो रहा है? यस। क्या पीपाई रेजोनेंस दिख रहा है? क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? क्या बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? तो क्या ये डोनेट हो जाएगा? तो देखो यहां पे बी एन बी एन बी एन एंड बी एन। ठीक है? हर जगह आपके पास हाइड्रोजन जुड़ जाएगा।
जैसे ऑर्गेनिक बेंजीन में हर कार्बन के पास हाइड्रोजन है, यहां पे हर बोरोन नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है। क्या यहां पे ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड बन जाएगा? क्या नाइट्रोजन डोनर एटम है? क्या प्लस आ जाएगा, एक्सेप्टर पे माइनस आ जाता है। डोनर प्लस एक्सेप्टर माइनस, डोनर प्लस एक्सेप्टर माइनस। अब देखो, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर प्लस चार्ज है, तो ये अनस्टेबल होना चाहिए, जबकि एरोमेटिक होकर हाईली स्टेबल हो रहा है। क्यों? नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है ना, तो अनस्टेबल होना चाहिए था, जबकि ये स्टेबल क्यों हो गया? क्योंकि कंप्लीट सर्किट हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ बन रहा है, इसलिए। क्योंकि कंप्लीट साइकिल हो गया, पूरा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ बन रहा है, इस वजह से नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, बावजूद इसके वो स्टेबल है। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये स्टेबल है। अच्छा, तो B3N3H6 में क्या साइक्लिक है? क्या पूरे साइकिल में पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस दिख रहा है? क्या आपके पास ऑड पेयर दिख रहा है? तो क्या यहां पे एरोमेटिक बोल सकते हैं, CROP? नेक्स्ट क्या यहां पे एंटी एरोमेटिक नजर आ रहा है, साइक्लिक रेजोनेंस? क्या यहां पे 4 पेयर आ रहा है, 2 पाई बॉन्ड और 2 लोन पेयर? तो क्या CREP को हम लोग एंटी एरोमेटिक बोलते हैं? बहुत सही बात है। तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक बहुत सिंपल से लॉजिक से बनता है, CROP CREP। ठीक है, नेक्स्ट पिरिडीन पिरिमिडीन, ये हो जाता है, दिस इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन ऐसा भी दिया जा सकता है, ऐसा भी दिया जा सकता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन, ऑर्गेनिक कितना आसान है, देख रहे हो, सिंपल कार्बन कार्बन था बेचारा। इनऑर्गेनिक कितने रंग बदलता है। सुधांशु सर का रंग बदल गया है, गले में लॉकेट आ गया है, गले में चेन आ गया है, हाथ में अंगूठी आ गई है, नए नए जूते खरीदे जा रहे हैं, है ना। एक दिन मैंने सुना कि वो इधर गए सिटी सेंटर में जाके शॉपिंग वॉपिंग करके आए हैं, एक दिन में 40-50 हजार रुपए की शॉपिंग की है। आप समझ रहे हो, एक दिन में 40-50 हजार रुपए की शॉपिंग की है। चलो यार, तो कुछ तो बात होगी, ऐसे तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं ही कोई मंडे को छुट्टी भी था, ये ज्यादा बड़ा बात है। चलो नेक्स्ट, यहां आ जाओ। क्या ये ट्रोपोलियम ही है? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, अब बताओ। हाँ, बेंजाइल तो बाहर चला गया ना बेटा, रिंग में जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है उसको देख। ऑल फ्री रेडिकल लिख लीजिए उसमें, इन्वॉल्व इन रिंग। बेटा यहां पे एरोमेटिसिटी में ना केवल उसकी बात करते हैं जो रेजोनेंस कर रहा है। अब मान लो, मैं क्वेश्चन इनका ये है, सुन लो सब लोग, क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा दे दे तो भाई एरोमेटिसिटी रिंग में देखते हैं, रिंग के बाहर थोड़ी देखेंगे एरोमेटिसिटी। अब मैं कह दूं कि ये भी तो, ये देख लो ऑक्सीजन का OH है, तो ये लोन पेयर थोड़ी काउंट करेंगे, रिंग का रेजोनेंस का लोन पेयर काउंट करेंगे ना। तो जो रिंग से बाहर चला गया, एरोमेटिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रिंग, रिंग से बाहर आपको नहीं देखना है, ठीक ना। तो जो रिंग पे था बस उसकी बात है। चलिए नेक्स्ट अब आ जाइए, क्या ये ट्रोपोलियम में रिपीट हो गया है? चलो, ट्रोपोलियम रिपीट हो गया। अच्छा, ये पता है आप लोगों को? अच्छा, तो क्या इसका प्यारा सा नाम कॉट होता है? क्या इसको साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन बोलते हैं? लिख देते हैं भाई, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। अच्छा, एक बहुत अच्छा इसमें ना रिजल्ट आपको ऑलरेडी GI में लिखवाया है, अभी वो प्रूव होगा। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन आपको लगता क्या है, साइक्लिक होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए, 4 पाई मतलब 4 पेयर आना चाहिए। तो क्या ये CREP से आपके पास एंटी एरोमेटिक होना चाहिए? बट इसको ऐसे लिख के और ऐसे काट दीजिए, ठीक है बेटा, काटना तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट, अभी एंटी एरोमेटिक होगा, बट अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉट है ये बहुरूपीय टाइप का है, रंग बदल लेता है। ये क्या होता है बेटा, टब शेप बना लेता है, यही जिससे आप नहाते होंगे, अगर नहाते होंगे।
तो टब शेप में, जिसमें ऐसे बचपन में तो नहाए होगे, ऐसे छप छप करके सब नहाते हैं, है ना? नहीं नहाए हो तो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताइए, देखो कॉट जो है ना, कॉट बेटा टब शेप में बन जाता है, और टब शेप में ध्यान दीजिएगा, कॉट ऐसा होता नहीं है, एग्जामिनर ऐसा देगा, बट आपको सोचना ऐसा है, रिजल्ट ऐसा आएगा, बट रिजल्ट ऐसा सोचना है। ये जो होता है ना टब शेप, ये बेटा नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर तो क्या ये नॉन एरोमेटिक हो गया, तो कॉट एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि कॉट ऐसा होता नहीं है, कॉट ऐसा होता है। अब एक बात बताओ, मैंने जीआई में लिखवाया था, बड़ी ध्यान से सुनना, जीआई में मैंने लिखवाया था कि 8 मेंबर रिंग सीस स्टेबल होता है, और देखो 8 मेंबर में सीस बन रहा है, सारे सीस हैं, ऑल टब शेप में सीस हैं। तो उस दिन अब बताया था कि सीस स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि नॉन एरोमेटिक बन जाता है कॉट, कॉट टब शेप बन जाता है, देखो सारे स्ट्रक्चर, सारे डबल बॉन्ड सीस हैं, ठीक है? इसीलिए। नेक्स्ट, अच्छा हो गया, नेक्स्ट उसमें आइए, क्या साइक्लिक है, क्या रेजोनेंस है, कितने पेयर हैं, क्या 1 2 3 4 5 हैं, तो क्या 5 पेयर हैं, तो क्या ये क्रॉप हो जाएगा, सीआरओपी क्रॉप, और क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। अब ध्यान से देखिएगा, एक नोट लिखवाऊंगा, नोट ये कहता है कि 8 मेंबर या उससे बड़ा रिंग अगर एंटी एरोमेटिक आए तो प्लेन चेंज करके नॉन एरोमेटिक बदल जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, 8 मेंबर अगर एंटी एरोमेटिक आए तो अपने आप प्लेन चेंज करके नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। 8 मेंबर या उससे बड़ा मेंबर का रिंग अगर नॉन एरोमेटिक आए तो प्लेन चेंज, अगर एंटी एरोमेटिक आए तो प्लेन चेंज करके नॉन, क्यों? स्टेबल बनना है भाई, अनस्टेबल था, स्टेबल बनने के लिए अपना प्लेन चेंज कर लेता है, जैसे डाइमेराइज करता है वैसे ये दूसरा जुगाड़ है, प्लेन चेंज कर लिया, प्लेन चेंज करके नॉन एरोमेटिक बन गया। तो 8 मेंबर एंड हायर मेंबर रिंग्स इफ दे आर एंटी एरोमेटिक दे चेंज द प्लेन एंड बिकम नॉन एरोमेटिक। अच्छा दूसरा चीज, अगर 8 मेंबर या उससे बड़े रिंग एरोमेटिक हुए तो क्या प्लेन चेंज होगा? पहले से स्टेबल है ना, स्टेबल क्यों प्लेन चेंज करेगा अपना, पहले से स्टेबल पड़ा है। तो अगर 8 मेंबर या उससे बड़ा रिंग अगर एंटी एरोमेटिक है तभी प्लेन चेंज होगा, बाकी किसी केस में नहीं होगा। अगर 8 मेंबर से बड़ा रिंग नॉन एरोमेटिक आ रहा है, नॉन एरोमेटिक रहेगा, एरोमेटिक आ रहा है, एरोमेटिक रहेगा, अगर एंटी एरोमेटिक आया प्लेन चेंज करके नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसी बात को इस जगह में बेटा नोट, 8 मेंबर और हायर रिंग, 8 मेंबर रिंग और हायर रिंग, 8 मेंबर या उससे बड़े वाले जितने भी रिंग्स हैं, अभी हम एनुलीन पढ़ेंगे तो वहां बहुत काम आएगा। 8 मेंबर और हायर रिंग्स इफ दे आर एंटी एरोमेटिक, इफ दे आर एंटी एरोमेटिक, अगर वो एंटी एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है तो क्या करते हैं, दीज स्ट्रक्चर चेंज देयर प्लेन, ये स्ट्रक्चर क्या करता है बेटा, अपने प्लेन को चेंज कर देता है, दीज स्ट्रक्चर चेंज देयर प्लेन एंड बिकम नॉन एरोमेटिक। लेकिन एक ही स्ट्रक्चर का आपके पास सिलेबस में है, वो है कॉट, 10 मेंबर 12 मेंबर वाले सिलेबस में नहीं है, बट अगर आ जाए तो एक लाइन का तो बात है। 8 मेंबर वाला टब शेप में आएगा, फेमस एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पलर का है, ठीक बात है। चलिए, अगर एरोमेटिक है, देखो 8 मेंबर का एरोमेटिक है तो कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसा था, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, कुछ है ही नहीं, एनुलीन है बेटा, वेट क्या करना है, तो आपको देखो 3 चीज बताया मैंने अभी एरोमेटिसिटी में, ये कौन है भाई ऑर्केस्ट्रा वाला, ये कल से ही किए जा रहा भाई। अच्छा दूसरी चीज, एक लड़के ने उधर से, कोई तो है इसी बैच का, उधर से फोटो भेज रहा है, भाई साहब किसी भी मैम या सर से नाम जोड़ने से पहले थोड़ा सा शर्म कर लो, है ना, सिंगल होने की इतनी सजा नहीं होनी चाहिए कि भाई हर जगह मैं प्रूव हो रहा हूं, है ना, और जिससे तुम नाम जोड़ रहे हो वो शादीशुदा है भाई,
तो कुछ हमारा भी ख्याल रख लो, गधे कहीं के। हद हो गई। चलो नेक्स्ट। अरे चलो नेक्स्ट। क्या? प्लेन? अच्छा ब्रेक, मुझे लगा प्लेन मंगाओ। प्लेन कहां से मंगा दे यहाँ पे। हाँ, तो ब्रेक लेते हैं, उसके बाद एनुलीन पढ़ते हैं, फिर क्वासी एरोमेटिक पढ़ते हैं, है ना, और फिर एरोमेटिसिटी को फिनिश करते हैं। अगर लिखना है तो बैठ के लिख लो। चलो, टाइम हुआ भी है नहीं हुआ? 12:30 मिनट।